तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का 5th पार्ट फाइल मैनेजमेंट। अब इसमें फ़ाइल को कैसे मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो चीज़ समझेंगे हम इसको, ठीक है। इससे पहले हमारा एक 6th चैप्टर होता है डिवाइस मैनेजमेंट। उसमें 2-3 टॉपिक्स आप होता है इसमें, वो चीज़ हमने छोड़ दिया उसको, क्योंकि हमारा मेन मकसद ही यह है कि कम समय में और कम टाइम में जो है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करवाना। ओके, तो हम फाइल मैनेजमेंट करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉपिक कवर होगा और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम चलते हैं फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, अब समझते हैं इसको। ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारा बुक है इसका ये लास्ट चैप्टर रहेगा। ओके, आप चाहो तो जो हमारा डिवाइस मैनेजमेंट है उसका भी आप कर सकते हो अपने से, ठीक है। बस 2-3 टॉपिक है उसमें, वो आप कर लेना। आप नहीं भी करोगे तो अभी आपका बहुत नंबर आ जाएगा। जितना करवाया हो ना उतना भी आप करते हो ना तो भी आप टॉप में आ सकते हो। ओके, क्योंकि उसमें ऑप्शन आता है ये करो या फिर वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जो है जितना जो मैं करवा रहा हूँ ना बस उतना कर लो, उतने में भी आप टॉप कर सकते हो। ओके, और जो मैं वीडियो बनाता हूँ सीरीज़ वाइज बनाता हूँ, और आप जो है अगर फर्स्ट चैप्टर अगर नहीं देखोगे तो सेकंड चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर सेकंड नहीं देखोगे तो थर्ड नहीं आएगा समझ में आपको। ऐसे मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ सीरीज़ वाइज में, जैसा बुक चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो जब तक आप पिछला वीडियो नहीं देख पाओगे ना तब तक आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा आगे के वीडियोस। ओके, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको। फाइल मैनेजमेंट क्या होती है, और ये जो डिवाइस मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसके वीडियोस, उसके जो टॉपिक्स हैं वो मैं अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना। मैं अपनी वेबसाइट digitizedworks.online में प्रोवाइड करवा दूँगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है उस वेबसाइट की। ओके, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा वेबसाइट पर वो सारी चीज़ें करने में, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद ही मैं ये सारी चीज़ें हैंडल करूँगा। एग्ज़ाम से पहले जो है ये मुझे वीडियोस बनानी है। ओके, अब चलते हैं हम आगे। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है। इंट्रोडक्शन। All computer applications need to store and retrieve information. Therefore, it becomes essential to store information for long term so that it can be accessed at any time. Okay. सभी कंप्यूटर्स का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन जो होता है उसको एक्सेस करना। जो भी हम प्रोसेस करते हैं ना उसको प्रोसेस करने के लिए उसका इन्फॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है, तभी ना आगे वो प्रोसेस किया जाता है। जैसे कोई प्रोग्राम है तो प्रोग्राम को एक्सेस करेगा, उसका जो इन्फॉर्मेशन है, उसका जो फाइल है, उसके अंदर का जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करेगी, उसके बाद जाके उसको प्रोसेस कर पाएगा कंप्यूटर या फिर CPU, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है कि हमारा जो ये फाइल है ये हमारा हार्ड डिस्क में से वो होगा, उसको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हमें ये पता करना है इसमें होता क्या है। सेरेब्रल अमंग वेरियस प्रोसेस ऑल्सो दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ह्यूज इन साइज, और ये इन्फॉर्मेशन जो है साइज़ में बड़े भी हो सकते हैं। देयरफॉर मस्ट बी अकोमोडेटेड ऑन द एप्रोप्रिएट स्टोरेज डिवाइसेस। Thus, these are 3 essential requirements for long-term information storage. To meet these requirements, we need to store information on disks and other external media in units called files. तो इस रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करने के लिए जो है डिस्क में जो स्टोर करता है हम इसको फाइल को यूनिट वाइज, उसे हम एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए वही चीज़ बता रहे, देखिए इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन फाइल्स मस्ट बी परसिस्टेंट दैट इज़ नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रोसेस क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। कहने का मतलब है कि परसिस्टेंट का मतलब ये कि दृढ़ होना, मतलब
इन्फॉर्मेशन जो होगा फाइल के अंदर वो दृढ़ हो, मतलब स्थिर हो, ठीक है। वो फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो उसको हम इफ़ेक्ट ना पहुँचे जब भी वो प्रोसेसिंग करे या क्रिएशन करे या टर्मिनेशन हो, तो उसमें जो फाइल का जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर उधर ना हो, मतलब उस पर जो है कोई फ़र्क ना पड़े इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है। फाइल्स आर मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब फाइल्स किसके ज़रिए मैनेज किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। हाउ दे आर स्ट्रक्चर्ड, नेम्ड, एक्सेस्ड, यूज्ड, प्रोटेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड आर मेजर consideration in operating system design. As a whole, that part of the operating system dealing with the files is known as file system, and this subject is of this chapter. अब क्या है कि उस वो जो फाइल है उसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए जिसकी वजह से उसको एक्सेस करना में आसान हो जाए, और उसको कैसे प्रोटेक्ट करना पड़ जाए, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे फाइल को, और उसको कैसे किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ते हैं। देखिए फाइल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज़ फाइल। अब फाइल होता क्या है ये चीज़ समझते हैं। देखिए ए फाइल इज़ ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इज रिकॉर्डेड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज सच एज मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड ऑप्टिकल डिस्क। अब कहने का मतलब ये है कि फाइल एक नाम है, इंफॉर्मेशन जिस टाइप का होगा उस टाइप के हम नाम उसमें ऐड करते हैं, उसी को हम फाइल कहते हैं। जैसे कि मैं आपको सही से समझाता हूँ, जैसे सी प्रोग्रामिंग हम जब करते हैं, सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो सी का जो प्रोग्राम होता है वो हम किस फाइल बनानी पड़ती है, हमें कौन सा फाइल में लिखना ज़रूरी होता है, हमें डॉट सी नाम, मतलब डॉट से पहले आप कुछ भी लिख सकते हो, डॉट लगाना और उसके बाद सी लिखना ज़रूरी होता है सी प्रोग्रामिंग में। और सी प्लस प्लस में क्या करना है, डॉट सी पी पी लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही उसका एक्सटेंशन नेम होता है, उसी को हम फाइल नेम कहेंगे या फाइल कहेंगे। वो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड और उसके नाम के कलेक्शन को ही हम फाइल कहते हैं, ठीक है। समझ गए क्या होता है फाइल। फाइल वही होता है जिसमें हम एक्सटेंशन लगा के उसके रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डालते हैं, वही हमारा फाइल होता है। जैसे जेपीजी हो गया, डॉट जेपीजी, जो डॉट पीडीएफ, ये सब जो है हमारा फाइल के रिलेटेड नाम है, मतलब जो हमारा नाम है ना, इन्फॉर्मेशन जो है इसके अंदर उसके रिलेटेड नाम होना। जैसे पीडीएफ में हमारा इन्फॉर्मेशन पड़ा है तो वो हमारा डॉट पीडीएफ फाइल हो गई, ठीक है, पीडीएफ फाइल हो गई। ऐसे ही डॉट जेपीजी फाइल हो गई, जेपीजी में हमारा इमेज होता है, ठीक है, तो वो हमारा फाइल कहलाता है। ओके, तो आप देखिए द इंफॉर्मेशन इन ए फाइल इज डिफाइंड बाय इट्स क्रिएटर। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन में बी स्टोर्ड इन ए फाइल। फाइल के अंदर कई डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन स्टोर किया जा सकता है। सोर्स प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, न्यूमेरिक डेटा, टेक्स्ट, पेरोल रिकॉर्ड, ग्राफिक, इमेजेस, साउंड रिकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इमेज वगैरह, पीडीएफ, साउंड, ये सब भी आप उसमें फाइल के अंदर रख सकते हैं। तो उस हिसाब से हम जो है उसको MP4 ये चीज़ें डॉट में, डॉट के बाद MP4 ये सब लिखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया है, इन जनरल ए फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ बिट्स, बाइट्स, लाइंस और रिकॉर्ड हुज मीनिंग इज डिफाइंड बाय द फाइल्स क्रिएटर एंड यूज़र, ठीक है। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि इसमें डॉट से पहले ये सब जो हमारा जैसे कि फाइल के टाइप्स, फाइल का नेमिंग देखिए कैसे किया जाता है। फाइल नेमिंग, फाइल का नाम कैसे दिया जाता है। देखिए द एग्जैक्ट रूल्स फॉर फाइल नेमिंग आर वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। लेट अस कंसिडर सम रूल्स। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मान लो कोई, चाहे कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो अलाउ करती है स्ट्रिंग्स ऑफ 1 to 8 लेटर, 1 से लेकर 8 लेटर्स के बीच में आप जो है फाइल का नाम लिख सकते हो। जैसे कि सुशील हो गया, एज हो गया, नेम, स्टूडेंट, ये सब हमारा जो है फाइल का वैलिड नाम है, ठीक है। ये आप नाम दे सकते हो फाइल का। बट और इसमें दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है कि मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स टू पार्ट्स ऑफ ए फाइल नेम। कई इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है कि दो पार्ट्स होते हैं जिसमें फाइल नेम लिखा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, डॉट से पहले वाला और डॉट के बाद वाला, तो वही चीज़ इसमें है। फर्स्ट नेम फाइल एक्सटेंशन, ए हमारा फर्स्ट नेम हो गया, बी फाइल एक्सटेंशन हो गया। मतलब
डॉट के बाद जो हम लगाएंगे वो हमारा फाइल एक्सटेंशन कहलाता है, और फर्स्ट नेम यानी डॉट से पहले। द टू पार्ट्स ऑफ ए फाइल नेम आर सेपरेटेड बाय पीरियड डॉट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट डॉट CPP, मतलब हमने सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम हमने लिखा है स्टूडेंट का, वो हमने इसका नाम ऐसे लिख दिया, स्टूडेंट डॉट CPP। ठीक है। दिस साइज ऑफ फाइल This size of file extension in DOS is up to 6 characters. Unix permits that a file may have 2 or more extensions. अब क्या होता है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि फ़ाइल की जो साइज़ है वो 3 कैरेक्टर्स से ज़्यादा हो सकती है, और यूनिक्स में परमिट है कि उसको 2 या 2 से ज़्यादा उसका एक्सटेंशन हो सकता है। ठीक है। अब इसको अच्छे समझते देखिए क्या बता रहा है ये। एक्सटेंशन में देख लीजिए, ये इस टाइप के एक्सटेंशन हो सकते हैं। फाइल डॉट CPP, फाइल जगह पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। ठीक है। जैसे अजय हो गया, सोनू हो गया, राहुल हो गया, या फिर स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कुछ भी लिख सकते हो फाइल की जगह पे। और डॉट के बाद ये लिखना ज़रूरी है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है उस टाइप के इन्फॉर्मेशन को आप डॉट के बाद लिखते हो। जैसे अगर C++ का कोडिंग आपने किया है तो उसका जो डॉट के बाद CPP लिखना ज़रूरी हो जाएगा, वो उसे हम कहते हैं C++ सोर्स प्रोग्राम। ठीक है। और फाइल डॉट C का मतलब है C प्रोग्राम, C सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा। फिर फाइल डॉट बैश मतलब बेसिक सोर्स प्रोग्राम हो जाएगा। पास्कल डॉट स्कोप गोबोल टेक्स्ट TXT मतलब जनरल टेक्स्ट फाइल हो गई हमारी, मतलब इसमें सिर्फ टेक्स्ट हम लिख सकते हैं, बस कुछ भी टेक्स्ट लिख लो। और डॉट डेट मतलब डेटा फाइल हो गया हमारा। डॉट डॉक मतलब हो गया डॉक्यूमेंटेशन फाइल हो गया, ये डॉक्यूमेंटेशन फाइल जो होता है हमारा MS वर्ड इन सब में होता है। ठीक है। और EXE फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई हमारी। ये इस इतने टाइप के जो होते हैं हमारे एक्सटेंशन होते हैं। ठीक है। ये 2-4 कर लेना आप, ताकि एग्ज़ाम में लिख सको आप। Some operating system distinguish between upper and lower case letters whereas other do not. For example, in Unix, upper and lower case letters are different, but in DOS, upper and lower case letters are same. अब कहने का मतलब है कि जो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें अपर केस और लोअर केस में लिखोगे अगर फाइल का नाम, तो उसमें उस नाम जो है सेम माना जाता है। बट कई दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप ऐसे लिखते हो अपर केस और लोअर केस में, तो दोनों अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है। वो देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ एग्जांपल में। दस इन यूनिक्स सम आर डिफरेंट फाइल नेम्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, मैंने आपको पहले बताया, और यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है। वैसे ही यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें छोटे में SUM लिखा हुआ है, उसके बाद बड़े कैपिटल लेटर में SUM लिखा हुआ है, और इन दोनों का जो मीनिंग होगा अलग होगा हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है। इसलिए इन दोनों का नाम अलग अलग होगा, डिफरेंट फाइल नेम होगा। ये इस फाइल नेम में कुछ और सेव होगा, उस फाइल नेम में अलग होगा। ठीक है। तो ये एक फाइल नेम नहीं कहलाएगी, ये अलग अलग फाइल नेम कहलाएगा। ओके, चलते हैं। बट इन डॉस मतलब लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि ऑल दिस नेम्स आर सेम, और इसमें हम अगर SUM छोटे में लिखते हैं और बड़े में SUM लिखते हैं, तो डॉस में क्या होगा कि ये दोनों के दोनों नाम जो है सेम माने जाएंगे। ठीक है। ये इसमें इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम रूल है। रिजर्व वर्ड्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम आर नॉट अलाउड एज अ फाइल नेम। अब जैसा कि रिजर्व वर्ड होगा कोई, जैसे CPP डॉट CPP होता है हमारा एक्सटेंशन नेम होता है, अगर आप डॉट से पहले उसको CPP लिख दोगे, डॉट CPP लिख के फिर डॉट CPP लिख दोगे, तो ये आपका रिजर्व वर्ड नहीं लेगा उसके अंदर। ठीक है। और ब्लैंक स्पेस भी आप नहीं ले सकते नाम में, फाइल का नाम कोई ब्लैंक स्पेस में थोड़ी लिख पाएगा, तो उसका रूल है उसका। ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके। चलिए अब हम चलते हैं फाइल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। एवरी फाइल हैज़ ए नेम एंड इट्स डेटा। इन एडिशन ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम एसोसिएट अदर इन्फॉर्मेशन। फाइल के और भी इंफॉर्मेशन हो सकते हैं, जैसे विद ईच फाइल, फॉर एग्जांपल द डेट एंड टाइम द फाइल वाज क्रिएटेड। जो फाइल है कब बना हुआ है, कौन से डेट और कौन से टाइम पर वो जो फाइल हो क्रिएट हुआ है। एंड द फाइल साइज, फाइल की साइज़ क्या है,
वी विल कॉल दिस एक्स्ट्रा आइटम्स द फाइल्स एट्रीब्यूट। इस एक्स्ट्रा आइटम्स फाइल के जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमें जानना होता है, इंफॉर्मेशन होती है, उसी को हम कहते हैं एट्रीब्यूट्स, फाइल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। ठीक है, समझ गए फाइल एट्रीब्यूट्स क्या होती है। अब चलते हैं इसको कौन कौन से होते हैं सबको देखते हैं। फाइल नेम हो गई, टाइपिकली कंसिस्ट ऑफ दिस, ए फाइल हैज सर्टेन एट्रीब्यूट। देखिए फाइल नेम हो गया, ये भी हमारा एक एट्रीब्यूट हो गया फाइल का नेम, फाइल का टाइप हो गया, फाइल का लोकेशन हो गया, साइज़ होगी, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये आप कर लेना। ठीक है, ए फाइल इज ए नेम्ड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट्स ह्यूमन यूजर्स एंड इज रेफर्ड टू बाय इट्स नेम। ए नेम इज यूजुअली स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स सच एज सैम्पल डॉट सी। द रूल्स फॉर फाइल नेमिंग वेरी फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया फाइल नेम करने का क्या तरीका होता है, वैसा फाइल नेम में आप लिख सकते हो। आप ये जो पॉइंट्स है ना, फाइल टाइप, फाइल लोकेशन, ये सब तो आप अपने से भी बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि फ़ाइल का टाइप क्या क्या होगा। फाइल टाइप इज नीडेड फॉर दो सिस्टम दैट सपोर्ट डिफरेंट फाइल टाइप्स। डिफरेंट फाइल टाइप्स हो सकते हैं, जैसे डॉट सी पी पी हो गया, डॉट सी, डॉट डॉक, डॉट ई एक्स ई, ये सारे जो है फाइल के टाइप हो गए। ठीक है, लोकेशन देखिए अब क्या है। दिस इंफॉर्मेशन इज पॉइंटेड टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड टू द लोकेशन ऑफ द फाइल ऑन दैट डिवाइस। अब उस फाइल का जो लोकेशन कहाँ है, मतलब जो फाइल है कहाँ पर सेव है, जैसे कि दिस पीसी के अंदर और सेकेंडरी स्टोरेज जो हार्ड डिस्क है हमारा, उसमें ये फाइल सेव है। तो ऐसा लोकेशन उसका जो है आप एग्जांपल दे के आप एग्जामिनर को समझा सकते हो। साइज़ उसकी क्या है फाइल की, कि 500 KB का है, कि 500 MB का है, 1 GB का है, कितने GB का वो फाइल का साइज़ क्या है बता देना है। और टाइम एंड डेट यूज़र आइडेंटिफिकेशन बता देना है कि किस टाइम में वो क्रिएट किया गया है, वो उसका डेट क्या है, कौन से डेट को। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। अब फ्लैग्स देखिए, द फ्लैग्स आर बिट्स और शॉर्ट्स फील्ड्स दैट कंट्रोल और इनेबल सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल हिडन फाइल्स डू नॉट अपीयर इन लिस्टिंग ऑफ ऑल द फाइल्स। अब कहने का मतलब है कई सारे फाइल्स हैं, उसमें से कोई फाइल्स जो है नहीं दिख रहे हैं, उसी को हम फ्लैग्स कहेंगे। ठीक है, और कुछ फाइल्स हैं वो सिर्फ रीड करने के लिए दिख रहे हैं, बाकी वो कोई काम का फाइल नहीं है। ठीक है, ऐसे इन सभी फाइल्स को हम फ्लैग एट्रीब्यूट्स कहेंगे। जैसे फ्लैग एट्रीब्यूट्स में देखिए, हिडन फ्लैग हो गया, रीड ओनली फ्लैग हो गया, सिस्टम फ्लैग, आस्की बाइनरी फ्लैग हो गया, लॉक फ्लैग हो गया, रैंडम एक्सेस फ्लैग, ये सारे हैं जो हिडन फाइल्स होते हैं और रीड ओनली फाइल्स होते हैं। ठीक है, ये सारे जो है फ्लैग एट्रीब्यूट्स हो गए। अब हम चलते हैं फाइल ऑपरेशंस। अब फाइल के क्या क्या काम है देखिए, फाइल में क्या क्या काम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। फाइल बनाना, मतलब फ़ाइल को क्रिएट करना, फ़ाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन डालनी, और फाइल के अंदर राइट करना। रीडिंग फाइल मतलब उसके इन्फॉर्मेशन को रीड किया जा सके। और अपेंडिंग ए फाइल, रीनेमिंग मतलब फ़ाइल के नाम को चेंज करना। डिलीटिंग ए फाइल, फाइल को डिलीट करना। ट्रंकेटिंग ए फाइल, ओपन ए फाइल, क्लोज, कॉपी, सेव, सेट एट्रीब्यूट्स, बहुत कुछ है इसमें जो फाइल को साथ हम छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं फाइल ऑपरेशंस। ठीक है, अब देखिए, ए फाइल इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। To define a file properly, we need to consider the operations that can be performed on files. Different systems provide different operations to allow storage and retrieval. Let us consider some common file operations. देखिए, creating a file, फाइल को बनाना, first space is found for the file, then new file is made in the directory. फाइल को बनाने के लिए हमें जो है फॉर द फाइल देन न्यू फाइल इज़ मेड इन द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के मतलब हो गया कि उस जगह पर जो है उस मेमोरी के अंदर फाइल को क्रिएट करना। हम जैसे नाम लिखना उसका पहले, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन हमें टाइप करना, वो हमारा फाइल क्रिएट हो जाता है उससे। ठीक है, राइटिंग ए फाइल मतलब हो गया फाइल का पहले नाम हमने लिख दिया, मतलब फाइल क्रिएट हो गई। उस फाइल के अंदर अब राइटिंग करना है, मतलब जो कुछ भी हम लिखेंगे इंफॉर्मेशन, वो हमारा राइटिंग ए फाइल हो गया। द सिस्टम मस्ट कीप ए राइट पॉइंटर टू द लोकेशन इन ए फाइल वेयर द नेक्स्ट राइट इज़ टू टेक प्लेस। कहने का मतलब है कि फाइल के अंदर एक पॉइंटर होता है हमारा, उस पॉइंटर के ज़रिए हम उसको लिखते हैं। कुछ भी हम लिखना होता है तो हम पॉइंटर के ज़रिए लिखते रहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं रीडिंग ए फाइल।
अब फाइल को रीड करना, जो भी लिखा हुआ है उसको एक्सेस करना। टू रीड ए फाइल वी यूज ए सिस्टम कॉल दैट स्पेसिफाइज द नेम ऑफ फाइल एंड वेयर द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल शुड बी पुट। अब कहने का मतलब है जो फाइल है हमारा वो कहाँ पर है, ये सब कौन करता है, हम एक सिस्टम में इसका जो नेम होता है फाइल का, उसके ज़रिए हम उसको एक्सेस करते हैं, और कौन से ब्लॉक में, कौन से स्टोरेज में, कौन सी मेमोरी के लोकेशन पर ये फ़ाइल सेव है, ये एक्सेस करना, यही हमारा रीडिंग है फाइल कहलाता है। ठीक है, अपेंडिंग छोड़िए, अब चलते हैं रीनेमिंग। दिस सिस्टम कॉल इज यूज टू चेंज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल। फाइल का जो नाम पहले से सेव है उसको चेंज करना, बस वही रीनेमिंग कहलाता है। एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से ही होना। ठीक है, डिलीटिंग ए फाइल सिंपल सी बात है, डिलीट कर देना। अब truncating a file, when the user wants the attributes of a file to remain the same but wants to erase the contents of a file। कहने का मतलब ये है कि फ़ाइल का जो नाम है वगैरह वो, और जो नाम चीज़ें हैं बस वो सेम का सेम रहे, लोकेशन भी सेम रहे, बट उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाए सारी की सारी, उसी को हम ट्रंकेटिंग कहेंगे। ट्रंकेटिंग ए फाइल। ठीक है, ओपन फाइल मतलब ओपन कर लेना, सिंपल सी बात है। क्लोज का मतलब क्लोज कर देना। कॉपिंग द फाइल, फाइल में से जो इन्फॉर्मेशन उसको कॉपी कर लेना, सिंपल सी बात है ये सब तो चीज़ें। ठीक है, फाइल टाइप्स क्या क्या हैं देखिए। वन मेजर कंसिडरेशन इन डिज़ाइनिंग ए फाइल सिस्टम एंड द एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम इन इज whether the operating system should recognize and support file types. If an operating system recognize type of a file, it can then operate on the file in reasonable ways। फाइल के टाइप्स देखिए, टेक्स्ट फाइल, सोर्स फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल होते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है, वर्ड प्रोसेसर फाइल, लाइब्रेरी फाइल, आर्चिव फाइल होते हैं। ये 7 तरह के हमारे फाइल हैं। देखिए इसको हम समझते हैं सही से क्या होता है ये फाइल्स के टाइप्स। देखिए टेक्स्ट फाइल में क्या होता है कि ए टेक्स्ट फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लाइंस। अब हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो लाइन वाइज हम लिखते रहते हैं, वो हमारा टेक्स्ट फाइल कंटेन द एक्सटेंशन आइदर .txt, .doc, doc। तो टेक्स्ट फाइल में क्या है कि हमारा जो एक्सटेंशन होता है .txt होता है और .doc होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आ जाए कि फाइल के टाइप्स लिखो तो ये आपको सारी चीज़ें लिखनी है और बिल्कुल सही से लिखनी है। अब चलते हैं आप सोर्स फाइल कंटेन्स द सोर्स कोड ऑफ ए लैंग्वेज। कोई लैंग्वेज है हमारी, सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, कोई सा भी लैंग्वेज हम कोड करते हैं तो ये हमारा सोर्स फाइल कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए सी लैंग्वेज सोर्स फाइल हैज़ द एक्सटेंशन .c एंड पास्कल लैंग्वेज सोर्स फाइल हैज़ एक्सटेंशन .pas। ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू ब्लॉक्स अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम्स लिंकर। ऑब्जेक्ट फाइल इज जनरेटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ सोर्स फाइल। जब कोई सोर्स फाइल हमारा है, जैसे .c का प्रोग्राम का जो प्रोग्राम है, उसको रन करने के बाद जो कंपाइल हो रहा है उसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, उसको वो सब चीज़ें करने के बाद, कंपाइलेशन करने के बाद जो क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करती है एक ऑब्जेक्ट फाइल। द एक्सटेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट फाइल इज़ .obj और .o। इसका जो एक्सटेंशन होता है ऑब्जेक्ट फाइल का .obj होता है और .o होता है। ठीक है, ये हमारा था एन ऑब्जेक्ट फाइल इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स ऑर्गेनाइज इनटू ब्लॉक्स अंडरस्टैंडेबल बाय द सिस्टम्स लिंकर। सिस्टम का जो लिंकर है ना वो उसको अंडरस्टैंड कर सके, ऐसा जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट फाइल होता है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली, जब वो कंपाइलेशन शुरू हो जाती है कोई भी प्रोग्राम का। ठीक है, कोई भी डेटा का। अब चलते हम एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज ए सीरीज ऑफ कोड सेक्शंस दैट द लोडर कैन ब्रिंग इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट। जो लोडर है ना, पहले वो जो फाइल को लोड करेगी, उसके बाद जब उसको एग्जीक्यूट करेगी तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस करेगी, तो उसी को हम कहेंगे एग्जीक्यूटेबल फाइल। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज ए सीरीज ऑफ कोड सेक्शंस दैट द लोडर कैन ब्रिंग इनटू मेमोरी एंड एग्जीक्यूट। वही चीज़ बता रहा है कि प्रोसेस करने के लिए, एग्जीक्यूटेबल मतलब प्रोसेस करना। प्रोसेस कैसे करेगी? जब कोई प्रोग्राम है, कोई फाइल है, उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेन मेमोरी के अंदर लाया जाएगा, तभी ना वो एग्जीक्यूट होगा, तभी ना वो प्रोसेस होगा। तो उसके इन्फॉर्मेशन को मेमोरी के अंदर लोड करना ही हमारा एग्जीक्यूशन, उसके बाद जाके वो हमारा
एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाएगा हमारा, ठीक है। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज ए सीरीज ऑफ कोड सेक्शंस दैट द लोडर कैन ब्रिंग इनटू मेमोरी। अब कोड सेक्शंस का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो कोड है, कोई प्रोग्राम बनाया सी लैंग्वेज का, उसका जो कोड है, कोड सेक्शन है, वो लोड करेगी किसके अंदर, मेमोरी के अंदर, उसके बाद जाके वो प्रोसेस करेगी। वही चीज़ बता रही है आपको, ठीक है। वर्ड प्रोसेसर फाइल भी होता है हमारा। द वर्ड प्रोसेसर फाइल कंटेन्स द टेक्स्ट एंड वेरियस वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेट्स। द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड प्रोसेसर फाइल इज .wp .text भी होता है इसका, वर्ड प्रोसेसर फाइल का जो एक्सटेंशन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। .wp .txt tex होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ड प्रोसेसर फाइल का जो एक्सटेंशन है। लाइब्रेरी फाइल चलते हैं। वर्ड प्रोसेसर में भी टेक्स्ट लिखा जाता है बस, और कुछ नहीं होता है, बस उसका जो इन्फॉर्मेशन है टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल में देखिए, लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स द बिल्ट इन फंक्शंस फॉर ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी फाइल इज .lib और .a। अब कहने का मतलब है, ये एक ऐसा फाइल होता है जिसमें के अंदर जो है प्रोग्रामिंग का बिल्ट इन फंक्शंस ऑलरेडी पहले से होता है, ठीक है। जब आप जो सी लैंग्वेज का कोडिंग करते हो तो उसमें आप हैश इंक्लूड stdio हैश इंक्लूड, उसके बाद जो आप लेस देन ब्रैकेट लगा के आप stdlib.h लिखते हो ना, वो हमारा लाइब्रेरी फाइल होता है। std.lib स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल होती है हमारी। उस फाइल के अंदर हमारा बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उस सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। वही चीज़ हमारा लाइब्रेरी फाइल है, उसमें बिल्ट इन फंक्शंस है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। द एक्सटेंशन ऑफ लाइब्रेरी फाइल इज .lib होता है हमारा, ठीक है। .lib इसको हम लिखते हैं एक्सटेंशन में। अब चलते हैं हम, इसको छोड़िए आगे। फाइल स्ट्रक्चर। अब फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो उसको हम कैसे तैयार करेंगे। फाइल टाइप्स आर आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए फाइल। Files can be structured in any of several ways. Three common possibilities are byte sequence. The file shown in figure 7.1 is an unstructured sequence of bytes. In effect, the operating system does not know or care what is in the file. फाइल के अंदर उसे पता नहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है कि फाइल के अंदर क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ नहीं पता है। ऑल इट सीज आर बाइट्स। एनी मीनिंग मस्ट बी इम्पोज्ड बाय यूज़र लेवल प्रोग्राम। बोथ यूनिक्स एंड विंडोज़ यूज दिस अप्रोच। देखिए, रिकॉर्ड सीक्वेंस क्या होती है, ये हमने पढ़ा बाइट सीक्वेंस। बाइट का मतलब हो गया कि जो फाइल है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशंस है और कितने बाइट्स के हैं, ठीक है, उसका जो साइज़ है कितने बाइट्स का है, वो हमारा फाइल बाइट्स सीक्वेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 बाइट यहाँ से शुरू हो गया, 2 3 जो भी होगा, ठीक है। अब रिकॉर्ड सीक्वेंस में क्या होता है कि इन दिस स्ट्रक्चर ए फाइल इज ए सीक्वेंस ऑफ फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड्स ईच विद सम इंटरनल स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर 7.2 CPM. Operating system supports this type of scheme. Main idea as file being as a sequence of records is that the read operation returns one record and the write operation overwrites or appends one record. अब ट्री काइंड का हो गया। द थर्ड काइंड ऑफ फाइल स्ट्रक्चर इज शोन इन फिगर। ये हमारा ट्री काइंड का होता है। रिकॉर्ड सीक्वेंस में से आप क्या समझ रहे हो, जैसे कि हमारा जो फाइल है वो हमारा उसका रिकॉर्ड्स क्या है, मतलब कहने का मतलब वो कौन सी जगह पर हमारा कौन सा इन्फॉर्मेशन है, ये सारे रिकॉर्ड्स होना, वो चीज़ वो सीक्वेंस वाइज होना, उसी को हम रिकॉर्ड सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। मतलब फाइल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा रिकॉर्ड्स कहलाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ट्री। द थर्ड काइंड ऑफ फाइल स्ट्रक्चर इज नोन इज शोन इन फिगर, जिसे हम ट्री कहते हैं। ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अशोक, फतेह, पवन। तो अशोक के अंदर भी हमारा अशोक नाम का कोई फाइल होगा, उसके अंदर भी डेटा है चीकू, बाबू, दिनेश, ये नाम का है, ठीक है।
ऐसी फ़तेह नाम का जो हमारा फ़ाइल है उसमें भी हमारा जो है गगन, लालू, मुकेश, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसी पवन में भी ऋषभ, शिवांक, टोनी, और उसके बाद गगन में भी हमारा ये है हनी, ईशु, जतिन। ये हमारा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमारा फाइल का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। फाइल के अंदर इस टाइप से भी लिंकिंग होती है, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। एक्सेस मेथड्स क्या क्या है, मतलब फाइल को कैसे एक्सेस किया जा सकता है। जैसे देखिए, फाइल स्टोर इन्फॉर्मेशन व्हेन इट इज़ यूज्ड, दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी एक्सेस्ड एंड रीड इनटू कंप्यूटर मेमोरी। कहने का मतलब है अगर फाइल का जो फाइल को यूज़ करना है, मतलब अगर फाइल को इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है तो उसका इन्फॉर्मेशन को जो है रीड करना, एक्सेस करना ज़रूरी होता है कंप्यूटर के मेमोरीज में, ठीक है। देयर आर सेवरल वेज दैट द इन्फॉर्मेशन इन द फाइल can be accessed. Some system provide only one access method and the other system may provide different access methods, and choosing the right one for a particular application is a major problem. तो देखिए, देर आर सेवरल वेज दैट द इंफॉर्मेशन इन द फाइल कैन बी एक्सेस्ड, मतलब कई तरीके हैं जो इन्फॉर्मेशन है फाइल के अंदर उसको एक्सेस करने के, ठीक है। सम सिस्टम प्रोवाइड ओनली वन एक्सेस मेथड एंड अदर सिस्टम में प्रोवाइड डिफरेंट एक्सेस मेथड्स, एंड चूजिंग द राइट वन फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज़ मेजर प्रॉब्लम। और यही हमारे पास प्रॉब्लम आता है कि हम किस मेथड से जो है उसके फाइल का जो एक्सेस करना, इन्फॉर्मेशन जो है उसको कैसे हम एक्सेस करें, वो कौन कौन से मेथड्स हैं, यही हमारा मेजर प्रॉब्लम है। उसको चलिए हम कैसे एक्सेस करते हैं। देखिए, सीक्वेंशियल एक्सेस में देखिए हम करते हैं सीक्वेंस वाइज एक्सेस करेंगे। देखिए किस तरह से हम, देखिए sequential files are those which are read sequentially one record then another and so on, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा सीक्वेंस वाइज जो भी रिकॉर्ड्स होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, पहले फिर दूसरा, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से हम उसको जो फाइल होती है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशंस होती है उसको हम इस तरह से एक्सेस करते हैं इन एन ऑर्डर स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द फाइल। बिगिनिंग से लेके एंड होने तक जो फाइल का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम एक्सेस करते हैं, मतलब एक एक करके उसको एक्सेस करते जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम फाइल के अंदर जो डेटा होता है उसको एक्सेस करते हैं। इन दिस सिस्टम ए प्रोसेस कुड रीड ऑल द बाइट्स और रिकॉर्ड्स इन ए फाइल, मतलब फाइल के अंदर जितने भी बाइट्स के होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं, उन सबको रीड किया जाता है in order starting at the beginning but could not skip around and read them out of order। कहने का मतलब है वो कोई भी स्टेप जो है ऑर्डर को स्किप नहीं कर सकता। अगर एक के बाद दूसरा फाइल है तो दूसरे को स्किप करके तीसरा रीड नहीं करेगा, एक के बाद दूसरा रीड करेगा, दूसरा रीड करने के बाद तीसरा रीड करेगा, उसके बाद चौथा, फिर पांचवा। मतलब फाइल के अंदर जो है बिगिनिंग से लेके एंड तक जितने भी डेटा हैं उनको पहले सीक्वेंस वाइज इंक्रीजिंग सीक्वेंस में जो है उसको रीड करता जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारा इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस में, ठीक है। तो इस स्किप अराउंड मतलब सीक्वेंशियल फाइल्स कुड बी रीवाउंड। अब कहने का मतलब है सीक्वेंशियल जो फाइल्स हैं उसको रीवाउंड भी किया जा सकता है, जैसे कि अगर उसने उसका जो पॉइंटर है आ चुका है हमारा, जैसे इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे फाइल के अंदर जो डेटा है हमारा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो हम जो है रीड करते करते कहाँ तक आ चुका है, 1 2 3 तक आ चुका है। अब वो चाहता है कि जो पिछला जो रीड किया था उस डेटा को वापस लेना, तो कैसे लेगा, रिवाउंड के ज़रिए। उसी को हम रिवाउंड कहते हैं। जैसे 2 पे आ जाएगा वापस, ये नहीं कि 3 पे है अभी पॉइंटर उसका, बट वो डायरेक्ट 1 पे नहीं जा सकता, पहले 2 पे आएगा। जिस तरह से 2 के बाद 3 पे जाता है, वैसे 3 से अगर पहले आएगा रिवाउंड करेगा तो वो 2 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 पे जाएगा। इसी तरह से जो है वो एक्सेस कर सकती है डेटा को सीरीज़ वाइज, ठीक है। उसका जो सीक्वेंस है सीरीज़ वाइज होने चाहिए, ओके। इसी को हम सीक्वेंशियल एक्सेस कहते हैं। अब हम देखिए इसको डायग्राम में इस तरह से समझते हैं, जैसे कि रिवाइंड का मतलब देखिए वापस से इसको रीड करना, रीड और राइट का मतलब है आगे की तरफ इसको रीड करते जाना, ठीक है। ये बिगिनिंग है और ये एंड है, मतलब शुरुआत यहाँ से होगा, बिगिनिंग से यहाँ से रीड करता जाएगा एंड तक, ठीक है। और अगर बीच में कहीं हमारा पॉइंटर है, करंट पोजीशन हमारा ये रहा, ये जो लंबा सा लाइन दिख रहा है ना, ये हमारा करंट पोजीशन है। अगर यहाँ पर हमारा पॉइंटर है, यहाँ तक हमने रीड कर लिया और हम चाहते हैं कि पीछे जाकर जो हमारा डेटा था उसको रीड करना है दोबारा से, तो आप रिवाइंड जा सकते हो, मतलब वापस से जा सकते हो लेफ़्ट साइड में, ठीक है। लेकिन एक एक करके जा सकते हो, ये नहीं कि आप स्टेप मतलब
डायरेक्ट एक्सेस कर सको, ठीक है। वो चीज़ हमारा आगे है। देखिए रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस। अब रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ये हुआ कि आप जो है सीरीज़ वाइज ना जा एक्सेस ना करके आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उस फाइल के जो भी डेटा है, ठीक है। उसके अंदर उसका जो डेटा होता है ना, उसमें एक नंबर सेट किया जाता है पहले से ही कि इस नंबर पे ये डेटा पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट उस नंबर को ही उठा लेते हैं और उस डेटा को आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो बाकी डेटा को छोड़ के, ठीक है। इसमें आपको सीरियल वाइज जो है आपको एक एक करके रीड नहीं करना पड़ेगा इस मेथड के अंदर, ठीक है। रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस कह सकते हो आप, ठीक है। फाइल दोज बाइट्स और रिकॉर्ड्स कैन बी रीड इन एनी ऑर्डर आर कॉल्ड रैंडम एक्सेस फाइल्स। रैंडम एक्सेस फाइल्स आर बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर्ड ऑन ए डिस्क एंड दीज रिकॉर्ड्स आर नंबर्ड 1 2 3। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना फाइल के, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो नंबर के द्वारा इसमें सेट किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। 1 2 3 इस तरीके से उसका नंबर सेट होता है, जिसके वजह से हम जो है डायरेक्ट उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे नंबर 2 को एक्सेस करो तो उसमें जो हमारा डेटा है वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको एक्सेस करते हैं। एंड सो ऑन एंड देयरफॉर कैन बी रेफर्ड बाय देयर numbers instead of their position. Such files should be necessarily be stored on direct access media like disk। और ये सारी चीज़ जो होते हैं हमारे डिस्क के अंदर, हम इसको यूज़ हम ज़्यादातर करते हैं रैंडम डायरेक्ट एक्सेस का इस्तेमाल, ठीक है। मतलब डिस्क के अंदर हमारा फाइल सेव पड़ा है तो हम वहीं से हम इसको एक्सेस करते हैं। रैंडम एक्सेस फाइल्स आर एसेंशियल फॉर मैनी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल डेटाबेस सिस्टम जो होता है उसके अंदर ये इस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं। इफ़ एन एयरलाइन कस्टमर कॉल्स अप एंड वांट्स टू रिजर्व ए सीट ऑन ए पर्टिकुलर फ्लाइट, कोई एक पर्टिकुलर फ्लाइट का जो सीट है उसको रिजर्व करना चाहती है, तो वो उतने सारे डेटा में कहाँ से उसको सर्च करेगा, तो डायरेक्ट जो हम उस नंबर के द्वारा हम डायरेक्ट एक्सेस के द्वारा हम उसको एक्सेस करते हैं, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स के अंदर हमें एक्सेस करना होता है, तो एक एक करके वो टाइम नहीं लगा पाएगा ना उतना उसको सर्च करने के लिए जो भी डेटा है हमारा। ओके, समझ रहे हो ना। जैसे कि अगर हमारे पास कोई कई सारे टिकट्स हैं एयरलाइन के, कई एयरलाइंस के टिकट है, ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर के अंदर सेव पड़ा है, तो उस यूज़र ने बोला कि हमें इस एयरलाइन का टिकट चाहिए, तो उसको वो जो डेटा हमारा सेव है कंप्यूटर के अंदर, अगर हम सीरीज़ वाइज चलते हैं तो एक एक करके उसको सर्च करता जाएगा तो उसमें टाइम लगेगा। अब क्या है कि हमारे पास वो डायरेक्ट एक्सेस का टेक्निक है, हमारे पास मेथड है कि हम डायरेक्ट उसके जो नंबर टाइप कर देंगे, हम उसका आंसर, उसका जो हमारा एयरलाइन का जो होगा टिकट वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है इसके अंदर डायरेक्ट एक्सेस में, हम फाइल के जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। ये भी हमारा मेथड बहुत ही बढ़िया है, देखते हैं कैसे हो। इसमें हमारा दोनों टाइप का होता है, एक सीरीज़ वाइज भी होता है, डायरेक्ट एक्सेस, दोनों टाइप से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल एक्सेस। और इसके अंदर हमारा एक पॉइंटर होता है जो इसको बताता रहता है, ठीक है। जैसे कि दिस अप्रोच कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ बोथ सीक्वेंशियल एक्सेस एंड डायरेक्ट एक्सेस मेथड। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये दोनों एडवांटेज इसमें आपको मिल जाएगा, सीक्वेंशियल भी मिल जाएगा और डायरेक्ट भी मिल जाएगा। इन दिस मेथड द रिकॉर्ड्स और ब्लॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन सीक्वेंस, बट डायरेक्ट एक्सेस टू इंडिविजुअल रिकॉर्ड इज पॉसिबल थ्रू एन इंडेक्स। अब जो होता है इसका जो रिकॉर्ड होता है वो सीक्वेंस वाइज होता है, ठीक है, जैसा कि हम सीक्वेंशियल एक्सेस में हम करते थे, ठीक है। बट अगर आपको डायरेक्टली इसको एक्सेस करना है तो इसका एक इंडेक्स होता है बना हुआ, जिसमें इसका पॉइंटर होता है। दिस इंडेक्स इज एनालॉग टू कार्ड कैटलॉग इन ए लाइब्रेरी। द इंडेक्स कंटेन्स पॉइंटर टू द वेरियस रिकॉर्ड्स। अब जो भी रिकॉर्ड होता है ना, जो भी डेटा होता है फाइल के अंदर, उसको एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर जो है इंडेक्स को हम माध्यम से हम उसके पॉइंटर को मूव करते हैं ताकि हम जो उसका एड्रेस, उस डेटा का एड्रेस हम ले सकें। देखिए कैसे होता है। टू फाइंड एनी एंट्री इन द फाइल वी फर्स्ट सर्च द इंडेक्स एंड देन यूज़ द पॉइंटर टू एक्सेस द डिजायर्ड रिकॉर्ड। अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई एंट्री निकालनी है फाइल के अंदर डायरेक्टली, तो कैसे करेंगे। देखिए, तो हमें सबसे पहले इंडेक्स सर्च करना है कि जो भी फाइल का जो भी हमने डेटा चाहिए उसका इंडेक्स नंबर क्या है। फिर उसके बाद जो है वो पॉइंटर के माध्यम से उसको पॉइंट करने लग जाएगा, मतलब ये डेटा है आपका, ये रिकॉर्ड आपको फाइंड मिल जाएगा, ठीक है।
ऐसे ही है। अब चलते हैं हम एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस में ये सारे सपोर्ट किया जाता है। ओके, जैसे डिस्क, मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक डिस्क हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि फाइल हमारा अभी कहाँ पर सेव है, हार्ड डिस्क के अंदर सेव है, ठीक है। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या करेगा कि हार्ड डिस्क के अंदर ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक हमारा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा फाइल जो है सेव होता है, और ये हमारा वर्चुअल की तरह काम करता है। ये लॉजिकली हमारा स्ट्रक्चर होता है, ये लॉजिकल की तरह काम करता है ऐसे। अब हमारे पास हम टेंशन मुक्त हो जाते हैं कि हमारे पास कितना हार्ड डिस्क है कितना नहीं है। ये बस हम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारा जो भी है फाइल है वो सेव हो जाती है हमारी, ठीक है। अब देखिए ये कैसे काम करते हैं। द फाइल सिस्टम ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी एक्सटेंसिव, सम सिस्टम स्टोर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स ऑन हंड्रेड्स ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ डिस्क। अब कहने का मतलब ये है कि कोई 100 गीगाबाइट्स का कोई डिस्क है, उसके अंदर हज़ारों फाइल्स सेव पड़ी है, ठीक है। टू मैनेज ऑल दिस डेटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज देम। अब हमें जो है उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको हम उतने सारे डेटा को हम कैसे जो है ऑर्गेनाइज करेंगे। देखिए डेटा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, डन इन 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में हम इसको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। फर्स्ट पार्ट में देखिए, ईच डिस्क हैज़ ओनली 1 पार्टीशन, मतलब कोई एक डिस्क में जो है सिर्फ एक ही पार्टीशन हो। जैसे कि हमारा मेन डिस्क पड़ा है हार्ड डिस्क, उसमें हमने एक पार्ट ले लिया एक डिस्क का, उस डिस्क का हमने एक पार्टीशन कर लिया, एक पार्ट के अंदर हमारा डायरेक्टरी आ गया। उस डायरेक्टरी के अंदर हमारा फाइल्स पड़ी है, मतलब फाइल के इंफॉर्मेशन है कि फ़ाइल का लोकेशन, फाइल का नाम, फाइल की साइज़, ये सारी चीज़ें जो हमारी इस डायरेक्टरी के अंदर है, ठीक है, जो कि हम फाइल्स कहते हैं। ओके, इस तरह से आपको ये ईच डिस्क हैज़ ओनली 1 पार्टीशन कहलाएगा। समझ गए? मतलब डिस्क भी हमने डिवाइड कर दिया। हमारा जो हार्ड डिस्क है मेन कंप्यूटर का, ठीक है, उसके अंदर हमने एक पार्ट ले लिया, एक हार्ड डिस्क का जो एक पार्ट हमने अलग से ले लिया। उस पार्ट के अंदर हमारा एक पार्टीशन बना लिया हमने डायरेक्टरी नाम का, ठीक है। उस डायरेक्टरी के अंदर हमारा फाइल सेव हो सकता है, जितने भी फाइल हम सेव करना है। ये हमारा हो गया ईच डिस्क ओनली 1 पार्टीशन का। अब बी का हमारा क्या, ईच डिस्क हैज़ सेवरल सेपरेट पार्टीशन, मतलब हर डिस्क में जो है अलग अलग पार्टीशंस होंगे। उसे हम, जैसे कि डिस्क 1 है हमारा, कहने का मतलब है हमारा जो हार्ड डिस्क था उसका जो हमने एक पार्ट ले लिया डिस्क, उस डिस्क के अंदर हमारे पास 2 पार्टीशन हो गए। पहले हमारा था एक ही पार्टीशन था, ठीक है ना। अब इसमें ईच डिस्क है सेवरल पार्टीशन की मदद से हमने 2 पार्टीशन ले लिया, एक पार्टीशन ए, पार्टीशन बी। पार्टीशन ए में भी हमारे फाइल्स हैं, डायरेक्टरी फाइल्स हैं, और पार्टीशन बी में हमारा फाइल्स हैं, ठीक है। मतलब जितने भी डेटा है ना हमारा, फाइल्स जितने भी हैं वो सारे इन दोनों फाइल्स के को मिला करके वो सारा डेटा इसमें सेव पड़ा है डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। इन दोनों डायरेक्टरी के अंदर सेव है हमारा जितने भी फाइल्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं ग्रुप डिस्क इनटू 1 लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब ग्रुप डिस्क इनटू 1 लॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जो भी डिस्क है ना उसको ग्रुप कर देना, कंबाइन कर देना। जैसे कि अलाउ पार्टीशन टू बी लार्जर, सम सिस्टम अलाउ टू बी लार्जर देन ए डिस्क टू ग्रुप डिस्क इनटू 1 लॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब डिस्क से बड़ा, कहने का मतलब अगर साइज़ हमारा डिस्क का कम पड़ जाता है तो हम जो है इसको ग्रुप कर देंगे जितने भी पार्टीशंस है, तो हमारा डिस्क से बड़ा हमारा जो भी साइज़ बन के तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर हम फाइल को जो है सेव कर सकते हैं, फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, फाइल की इन्फॉर्मेशन को डाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या बोल रहा है, अलाउ पार्टीशन टू बी लार्जर, सम सिस्टम अलाउड टू बी लार्जर देन ए डिस्क टू ग्रुप डिस्क इनटू 1 लॉजिकल स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर 7.7. In this way, the user needs to be concerned with only the logical directory and file structure and can ignore completely the problems of physically allocating space or files. कहने का मतलब है जो हम जो है टेंशन मुक्त हो जाएगा, जो यूज़र जो है टेंशन मुक्त हो जाएगा कि उसको जो फिजिकली जो फाइल है वहाँ पर जाके सेव करना है या नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। डायरेक्टरी के माध्यम से हम इसको हैंडल करते रहेंगे। जैसे कि हमारा जो पहले हमारे पास
जो डिस्क है, हार्ड डिस्क है, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट 1 और डिस्क 1 और डिस्क 2। अब इन दोनों डिस्क को जो है हमने पार्टीशन ए के अंदर डाल दिया, जो हमारा डायरेक्टरी फाइल है कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम इसको ऐड कर रहे हैं। ये हमारा ग्रुप डिस्क इनटू वन लॉजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, मतलब दोनों डिस्क को मिला करके हमने एक पार्टीशन के अंदर ही डाल दिया, क्योंकि एक ही डायरेक्टरी के में, उसी डायरेक्टरी में हम कई सारे फाइल्स ऐड कर सकते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्टरी के माध्यम से। ठीक है, अब हम चलते सेकंड पार्ट क्या है इसका, ईच पार्टीशन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन। ये हमारा जो सेकंड टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, वो जो हमारा डायरेक्टरी अब जो है सेकंड पार्ट में क्या है कि हमारा जो ये जो डायरेक्टरी है ना, इस डायरेक्टरी के अंदर हमारा स्ट्रक्चर किस टाइप का बन रहा होगा फाइल को सेव करने के लिए, वो भी हम पढ़ेंगे, उसे हम कहेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में तो हमने समझ लिया कि जो डिस्क है उसके अंदर पार्टीशन करना, उसके बाद डायरेक्टरी क्रिएट करना। ठीक है, अब डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल्स हमें सेव करना है उसका जो स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा, वो चीज़ अब हमें पता लगाना है, वो हमारा सेकंड पार्ट में होता है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ईच पार्टीशन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल्स विद इन इट। हर एक पार्टीशन के अंदर जो होता है इन्फॉर्मेशन होता है फाइल्स का। ठीक है, दिस इन्फॉर्मेशन इज कैप्ट इन एंट्रीज इन डायरेक्टरी। अब जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो हमारा डायरेक्टरी के अंदर होता है। जैसे कि ये डायरेक्टरी है, इसका फाइल्स का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इसी के अंदर होगा। ओके, तो चलिए देखिए हम ये चीज़ पढ़ते हैं दोबारा। द डायरेक्टरी कैन बी थॉट ऑफ एज अ सिंबल टेबल दैट ट्रांसलेट्स फाइल नेम्स इनटू देयर डायरेक्टरी एंट्रीज। द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मस्ट बी सो डिजाइंड सो एज टू फैसिलिटेट सर्चिंग ए फाइल, क्रिएटिंग ए फाइल, डिलीटिंग ए फाइल, लास्टिंग और ऑफ ए डायरेक्टरी, रीनेमिंग ए फाइल। मतलब अगर हमें स्ट्रक्चर हमें ऐसा बना, अगर हमें फ़ाइल को डिलीट करना है, सर्च करना है, क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें हमें करनी है, फ़ाइल को मैनेज करना है, तो हमें डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार करना पड़ेगा। वो हमारा कैसे तैयार होगा, देखिए हम कैसे तैयार करते हैं। नाउ डिस्क्राइब द मोस्ट कॉमन स्कीम्स फॉर डिफाइनिंग द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर हम क्यों तैयार कर रहे हैं आप समझ गए, ताकि हम उसके फाइल को हैंडल कर सकें, क्रिएट कर सकें, डिलीट कर सकें, रीनेम कर सकें, सर्च कर सकें। ठीक है, इसलिए हम जो है फाइल, अब डायरेक्टरी के ये जो हमारा जो डायरेक्टरी जो था इसके अंदर जो फाइल्स को हमें हैंडल करना है तो उसका जो स्ट्रक्चर भी तैयार करना पड़ेगा। वो स्ट्रक्चर देखिए किस टाइप का है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी, टू लेवल, हायरार्किकल और एसाइक्लिक। ठीक है, तो हम सिंगल लेवल डायरेक्टरी सबसे पहले देखते हैं। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या है कि ए सिंगल लेवल डायरेक्टरी इज द सिंपलेस्ट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ऑल फाइल्स आर कंटेन इन द सेम डायरेक्टरी एज शोन इन फिगर। जैसे कि सिर्फ इसमें एक ही डायरेक्टरी है जिसका नाम है ABC। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर हमारा फाइल है, जितने भी फाइल्स होंगे सारे के सारे इसी डायरेक्टरी के अंदर सेव होगी। ठीक है, इसी के अंदर उसका फाइल का जो नेम होगा, सर्चिंग जो सर्च करने का जो उसका नंबर होगा, इंडेक्स नंबर, पॉइंटर जो भी होगा, सब इसी डायरेक्टरी के अंदर होंगे, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी में। ठीक है, क्योंकि इसमें सर्च करना मुश्किल हो जाता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि डिसएडवांटेज कन्फ्यूजन ऑफ फाइल्स नेम, फाइल के जो नेम हो जाते हैं उसको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि एक नाम के ही कई सारे फाइल्स हो सकते हैं इसके अंदर, एक ही डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, इसलिए इसे कन्फ्यूज़ में हो सकता है। इसका मेन डिसएडवांटेज ये है। नेम कोलिजन प्रॉब्लम, इसमें नेम का जो कोलिजन प्रॉब्लम है वो, जैसे कि एक ही नाम के कई सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिसएडवांटेज है। और एडवांटेज क्या है, ईजी टू सपोर्ट एंड अंडरस्टैंड। मतलब अंडरस्टैंड करना तो बहुत ही आसान है, सपोर्ट करना मतलब सिंगल डायरेक्टरी है, इसके अंदर डायरेक्ट जो भी करना है सिंपल आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सिंगल लेवल डायरेक्टरी। अब हम चलते हैं टू लेवल डायरेक्टरी। अब ये टू लेवल डायरेक्टरी क्या होती है देखते हैं अच्छे से इसको हम। इन द टू लेवल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ईच यूज़र हैज़ हिज ओन यूज़र फाइल डायरेक्टरी। इसमें क्या है कि हर एक यूज़र का अपना एक यूज़र फाइल डायरेक्टरी होता है, ये टू लेवल डायरेक्टरी कहलाता है। इसमें देखिए ईच UFD का मतलब हो गया यूज़र फाइल डायरेक्टरी हैज़ ए सिमिलर स्ट्रक्चर बट लिस्ट ओनली द फाइल्स ऑफ ए सिंगल यूज़र। कहने का मतलब है सिंगल यूज़र के लिए जो हमारा डायरेक्टरी बना है UFD, जिसे हम कहते हैं यूज़र फाइल डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी के अंदर यूज़र 1 के अकॉर्डिंग सारे फाइल्स सेव होंगे। ठीक है, ऐसे ही यूज़र 2 के अकॉर्डिंग हमारा एक और डायरेक्टरी तैयार है, यूज़र फाइल डायरेक्टरी B। ठीक है, इस B के अंदर भी उसका फाइल होगा यूज़र 2 के अकॉर्डिंग, ये होगा फाइल सेव हो गई इसके अंदर। ठीक है, तो अलग अलग हो गए ना, तो इसमें हमें
यूज़र 1 के लिए उसमें जो हमारा मेन डायरेक्टरी है उसमें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसमें हमें 2 लेवल डायरेक्टरी में हमें आसानी हो गई, ठीक है। बट इसमें भी हमें जो है 2 लेवल में भी हमें सर्च करना पड़ जाएगा। यूज़र 1 के अंदर भी कई सारे फाइल्स होंगे जिसका नाम सेम टाइप का होगा, तो इसमें भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये तो हमारा जो है सिंगल लेवल जो था हमारा, सिंगल लेवल डायरेक्टरी से बढ़िया है 2 लेवल, बट 2 लेवल से भी बढ़िया डायरेक्टरी हम आगे पढ़ेंगे। अब इसको पहले समझ लेते हैं कैसे काम कर रही है 2 लेवल। देखिए, सिमिलर स्ट्रक्चर बट लिस्ट ओनली द फाइल्स ऑफ ए सिंगल यूज़र। व्हेन ए यूज़र जॉब स्टार्ट्स और यूज़र लॉग इन द सिस्टम मास्टर फाइल डायरेक्टरी इज सर्च्ड एज shown in figure 7.9. The master file directory is indexed by user name or account number and each entry points to the user file directory for that user। कहने का मतलब है कोई एक यूज़र है, अब उस यूज़र ने जो है पहले लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद उसके पास जो भी उसका डेटा होगा, उसके फाइल का जो भी डेटा होगा वो उसके उस यूज़र 1 के यूज़र फाइल डायरेक्टरी के अंदर सेव होगा, वो सारे फाइल्स, ठीक है। डेटा मतलब कोई एक यूज़र है, कोई दूसरा यूज़र है, कोई एक यूज़र ने लॉगिन किया तो उसने उसका जो डायरेक्टरी है वो खुल लिया। उस डायरेक्टरी के अंदर उसका यूज़र 1 का सारे इन्फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही यूज़र 2 है, उसका अपना डायरेक्टरी है, उसके अंदर उसका इन्फॉर्मेशन होगा। मतलब अलग अलग इन्फॉर्मेशन है दोनों यूज़र के, इसलिए इसको हम 2 लेवल कहेंगे। इसको हम 2 लेवल डायरेक्टरी कहते हैं, जिसमें हम अलग अलग तरह के यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं, ना कि हम डायरेक्ट एक ही डायरेक्टरी के अंदर सर्च करना पड़ सके, ऐसा ना हो, ठीक है। अब हम चलते हैं, एडवांटेज क्या है। सॉल्व्स नेम कोलिजन प्रॉब्लम। इसमें नेम कोलिजन जो होता था, ओवरलैप होता था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एडवांटेज में आइसोलेट्स वन यूज़र फ्रॉम एन अदर, एफिशिएंट सर्चिंग में आसानी हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या, आइसोलेट्स वन यूज़र फ्रॉम अदर when the user want to cooperate on some tasks and to access one another's files, no logical grouping capability other than by user। इसमें क्या है कि इसके अंदर जो फाइल्स हैं वो बहुत सारी फाइल्स हैं, तो उसमें भी जो यूज़र 1 का जो फाइल्स है सारी उसको जो है हम फ्रॉम अदर व्हेन द यूज़र वांट टू कोऑपरेट ऑन सम टास्क एंड टू एक्सेस वन अनदर्स फाइल, कोई दूसरा फाइल उसको एक्सेस करना चाह रहा है तो उसमें उसको मुश्किल हो पा रही है। जैसे ये जो हमारा जो यूज़र 1 है, यूज़र 2 का फाइल को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ऐसे में वो एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा था इसका मेन डिसएडवांटेज। तो इसको देखिए, ट्री हियरार्किकल स्ट्रक्चर में हम इसको समझते हैं सही से। ए ट्री हैज़ रूट डायरेक्टरी। ए ट्री हमारा जो होता है रूट डायरेक्टरी होता है, उसी से सारे के सारे जो सब ट्री अटैच होते हैं, उसी को हम हायरार्किकल कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। दिस सिस्टम अलाउज यूजर टू क्रिएट देयर ओन सब डायरेक्टरीज एंड ऑर्गेनाइज देयर फाइल्स अकॉर्डिंगली। एवरी फाइल इन द सिस्टम हैज़ ए यूनिक पाथ नेम। हर फाइल का अपना एक पाथ नेम होता है, उसका अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। ए पाथ नेम इज़ द पाथ फ्रॉम द रूट थ्रू ऑल द सब डायरेक्टरीज। A specified file, a directory or subdirectories contains a set of files or subdirectories. A directory is simply another file, but it is treated in a special way. All directories have the same internal format. One bit in each directory entry defines the entry as a file or as a subdirectory। इसको हम कैसे देखिए सही से समझते हैं। ये देखिए हियरार्किकल हमारा बन चुका है। जैसा कि हमारा जो मेन डायरेक्टरी है, जो रूट डायरेक्टरी जिसे हम कहते हैं, वो हमारा ये रहा सबसे ऊपर ABC नाम का, ठीक है। इस डायरेक्टरी से हमारा जो यूज़र 1 का डायरेक्टरी है जो राम है, ठीक है, और यूज़र 2 हमारा जो है शाम, ये दोनों डायरेक्टरीज हैं। अब इन दोनों डायरेक्टरीज़ के अंदर भी और भी डायरेक्टरीज़ हैं RR नाम का, उसके अंदर हमारा फाइल्स है। ऐसी इसके अंदर जो है राम नाम का जो डायरेक्टरी है, इसके अंदर फाइल्स भी सेव हो सकती है, इसके अंदर दूसरा डायरेक्टरी भी सेव हो सकता है जैसे कि RR है, ठीक है। ऐसे ही जो है शाम नाम का भी जो है डायरेक्टरी के अंदर 2 डायरेक्टरीज हैं, SS और MM, और इसमें फाइल्स भी सेव है शाम नाम में, ठीक है। फाइल्स भी सेव है और डायरेक्टरी भी सेव है, और इस डायरेक्टरी के अंदर भी फाइल्स हैं, हमारे फाइल हैं, और उस डायरेक्टरी के SS डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी है हमारा DD नाम का, ठीक है। ये भी इस टाइप का हमारा हियरार्किकल बनता है, ओके। तो ये हमारा हियरार्किकल स्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे में क्या है कि एक्सेस करना डेटा को बहुत ही आसान हो जाता है
कि राम नाम का आर नाम का सिस्टम हमारे पास डायरेक्टरी है, उसके अंदर जो फाइल है उसको एक्सेस करो। तो इसमें हम हमारा जो एक्सेस करना आसान हो जाता है बाकी के तुलना के अंदर, क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ दो जो हैं यूज़र है, यूज़र 1 यूज़र 2। इसी के अंदर सारे के सारे फाइल्स जो हैं पड़े हुए हैं। यूज़र 1 में जो भी सारी फाइल्स होंगी उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर का हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो मेन एडवांटेज यही है, यूज़र कैन एक्सेस इन एडिशन टू देयर फाइल्स ऑफ अदर यूजर्स बाय स्पेसिफाइंग द पाथ नेम ग्रुपिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, इस तरह से हम इसको ग्रुपिंग कैपेबिलिटी के माध्यम से इसको एक्सेस कर सकते हैं फाइल्स को। और इसका जो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है इसमें। जो भी डेटा है उसके अंदर जो भी जैसे कि राम नाम का कोई हमारा डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर जो हमारा दूसरा डायरेक्टरी है, फिर उसके अंदर हमारा फाइल है हमारा पाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या है कि इसको हम जो है कन्फ्यूजन टाइप का हो जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। डिसएडवांटेज इसका मेन यही है। ठीक है, डिलीशन ऑफ डायरेक्टरी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अगर कोई डायरेक्टरी डिलीट करना है तो हम इसमें डिलीट करने के लिए हम सबसे पहले उसका जो भी हमारा लोकेशन है उस डायरेक्टरी का, उसके पास जाना पड़ेगा, उसके बाद डिलीट करना पड़ेगा, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अब एसाइक्लिक छोड़ दीजिए, हम चलते हम आगे। डायरेक्टरी के ऑपरेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डायरेक्टरी हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि हम जो फाइल को मैनेज कर सकें, मतलब क्रिएट कर सकें, डिलीट कर सकें, रीनेम कर सकें, ये सब कर सकें। इसलिए अब डायरेक्टरी के ऑपरेशंस भी वही चीज़ें होंगी, जैसे क्रिएट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, ओपन डायरेक्टरी करना, क्लोज डायरेक्टरी करना, रीड डायरेक्टरी करना, लिंक करना, अनलिंक करना। ये सारे के सारे जो हमारे ऑपरेशंस है, इसको हम एक शब्दों के अंदर इसको समझते हैं। इसको हम फास्टली करेंगे, वीडियो लंबी ना हो इसलिए। दिस ऑपरेशन क्रिएट का हम सबसे पहले करेंगे। देखिए, दिस ऑपरेशन और सिस्टम कॉल इज़ यूज टू क्रिएट एन एम्प्टी डायरेक्टरी। कोई एक नया डायरेक्टरी बनाने के लिए जो हमने सबसे पहले क्रिएट किया। ठीक है, नोट दैट एन एम्प्टी डायरेक्टरी इज ऑलवेज कंटेनिंग डॉट एंड डबल डॉट विच आर पुट देयर ऑटोमेटिकली बाय द सिस्टम। और जो भी दूसरा डॉट है वो सिस्टम के द्वारा ऑटोमेटिकली उसको पुट कर दिया जाएगा। हमें जो है अगर एम्प्टी डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो हमें डॉट लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब डिलीट करनी है हमें। दिस ऑपरेशन इज यूज टू डिलीट एन एम्प्टी डायरेक्टरी। अब एम्प्टी डायरेक्टरी हो चाहे कोई सा भी डायरेक्टरी हो, उसको डिलीट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टरीज़ के फाइल्स जो भी है चीज़ें हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशंस हैं, उसको डिलीट करना हम डिलीट से के माध्यम से करते हैं। और रीनेम के माध्यम से दिस ऑपरेशन इज यूज टू गिव द न्यू नेम टू द एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी का नाम है उसको चेंज करके दूसरा नाम डाल देना, वही हमारा रीनेम कहलाता है। ओपन डायरेक्टरी मतलब दिस ऑपरेशन इज यूज टू ओपन ए डायरेक्टरी एंड अलाउ टू ओपन ए फाइल। आफ्टर ओपनिंग ए डायरेक्टरी यू कैन रीड इट टू लिस्ट ऑल द फाइल्स इन डायरेक्टरी। अब कहने का मतलब है अगर आप ओपन करते हो डायरेक्टरी को तो उसके अंदर जो फाइल्स हैं जो भी सेव हैं वो उन सबको आप रीड कर सकते हो। ठीक है, ओपन करने के बाद। क्लोज डायरेक्टरी का मतलब हुआ दिस ऑपरेशन इज यूज टू क्लोज ए डायरेक्टरी। वी यूज दिस ऑपरेशन टू फ्री अप इंटरनल टेबल स्पेस। जो भी इंटरनल हमारा डेटा टेबल है उसको फ्री स्पेस कर देना, मतलब उसको हटा देना वहाँ से। दिस ऑपरेशन यूज टू क्लोज ए डायरेक्टरी को हम क्लोज करने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम। ठीक है, रीड डायरेक्टरी का मतलब है कि उसके अंदर जो भी फाइल्स हैं उसको रीड करना। दिस कॉल रिटर्न्स द नेक्स्ट एंट्री इन एन ओपन डायरेक्टरी। जो भी हम ओपन करेंगे ना डायरेक्टरी, उसके बाद हम उसको रीड कर सकते हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट रीड कर लो, पहले डायरेक्टरी को ओपन किया जाएगा उसके बाद जाके उसको आप रीड कर सकते हो। अब लिंकिंग क्या है? लिंकिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउस ए फाइल टू अपीयर in more than one directory. This operation specifies an existing file and a path name and creates a link from the existing file to the name specified by the path. In this way the same file इसमें क्या है कि जो भी हमारा लिंकिंग इज ए टेक्निक दैट अलाउस ए फाइल टू अपीयर इन मोर देन वन डायरेक्टरी। मतलब अगर कोई फाइल को हमें एक्सेस करना है तो हम उसे किसी भी डायरेक्टरी से एक्सेस कर सकते हैं। वो हमारा लिंकिंग फैसिलिटी के माध्यम से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जिस्टिंग फाइल जो भी होगा हमारा, वो हमारा एंड ए पाथ नेम के द्वारा एंड क्रिएट्स ए लिंक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल टू द नेम स्पेसिफाइड बाय द पाथ। वो एक पाथ जनरेट करेगा और एक लिंक जो है क्रिएट कर देगा उस डायरेक्टरी के साथ। ठीक है, सभी डायरेक्टरी के साथ उसको लिंक, उसका जो पाथ है, जो भी फाइल का जो पाथ है
उसका लिंक जो है क्रिएट कर देगा। इस तरह से हम जो है लिंक के माध्यम से उसको किसी भी डायरेक्टरी से किसी भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी उसी को हम कहते हैं ग्रुपिंग, ठीक है। अब देखिए अनलिंक, दिस ऑपरेशन यूज टू रिमूव ए फाइल फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी इफ द फाइल बीइंग अनलिंक्ड इज ओनली प्रेजेंट इन वन डायरेक्टरी। कहने का मतलब है अगर हम अनलिंक कर देते हैं तो तो क्या हुआ कि आप जो है सिर्फ एक ही डायरेक्टरी से जो है आप उसके जो फाइल है उसको एक्सेस कर सकते हो, बाकी डायरेक्टरी से वो फाइल जो होगी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एलोकेशन मेथड्स क्या क्या हैं देखिए। नाउ इट इज़ टाइम टू टर्न फ्रॉम द यूजर्स व्यू ऑफ द फाइल सिस्टम टू द इम्प्लीमेंटर्स व्यू। अब देखिए ये जो एलोकेशन मेथड है ना, नाउ इट इज़ टाइम टू टर्न फ्रॉम द यूजर्स व्यू ऑफ द फाइल सिस्टम टू द इम्प्लीमेंटर्स व्यू। अब इस लाइन का मतलब सबसे मेन मतलब समझिए। ये जो एलोकेशन मेथड है, कंटिन्यूअस एलोकेशन हो गया, लिंक्ड लिस्ट हो गया और इंडेक्स्ड, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बट वो कौन से तरीके से, यूज़र के तरीके से, मतलब यूज़र के अकॉर्डिंग कैसा होता है उस तरीके से। बट जो प्रोग्रामर है, जो इम्प्लीमेंटर है, उसके अकॉर्डिंग ये कैसे काम कर रहा है वो भी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो एलोकेशन मेथड्स चलते हैं हम, देखते कैसे एलोकेट करते हैं, मतलब उसके जो डेटा है, जो भी हमने वो डायरेक्टरी बनाया है उसके अंदर जो फाइल्स हैं उसके डेटा को कैसे एक्सेस किया जा रहा है कंटिन्यूअस मेथड में और लिंक्ड लिस्ट में और इंडेक्स्ड मेथड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसको कैसे एक्सेस किया जा रहा है, उसमें क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। तो चलिए हम पढ़ते हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग है, प्रोग्रामर, जो इम्प्लीमेंटर है ना, जो इसको चीज़ें समझ रहा है, जो कोडर है वही इसको समझता है कैसे काम कर रही है क्या नहीं, उसके लिए ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। तो बट ये आपको भी जानना पड़ेगा क्योंकि आप इसे पढ़ रहे हो। ओके, तो चलिए हम इसको समझते हैं। नाउ इट इज, ये तो हमने पढ़ लिया। यूज़र आर कंसर्न विद फाइल नेमिंग, फाइल ऑपरेशंस, डायरेक्टरी ऑपरेशन एक्सेट्रा। इम्प्लीमेंटर्स आर इंटरेस्टेड in how files and directories are stored, how disk space is managed and how to make everything work efficiently and reliably। कहने का मतलब है कि जो इम्प्लीमेंटर है, जो प्रोग्रामर है, वो ये सोच रहा है कि जो फाइल का जो एक्सेस हो रहा है, फाइल का वो कहाँ से हो रहा है, कौन से डिस्क से, मतलब डिस्क से कैसे उसको उस फाइल को एक्सेस किया जा रहा है, कौन से मेथड लगाया जा रहा है उसको, और क्या उन सभी मेथड्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम आगे मेथड्स लगाते जा रहे हैं। इसलिए ये सारा जानना इम्प्लीमेंटर्स के लिए ज़रूरी है। द डायरेक्ट एक्सेस नेचर ऑफ disk allows flexibility in the implementation of files. In almost every case many files will be stored on the same disk। सेम डिस्क के अंदर कई सारे फाइल्स जो हैं स्टोर किए जाते हैं। तो द मेन प्रॉब्लम इज हाउ एलोकेट स्पेस टू दिस फाइल्स सो दैट डिस्क स्पेस इज यूटिलाइज्ड इफेक्टिवली एंड फाइल्स कैन बी एक्सेस्ड क्विकली। ताकि इसको हम कैसे अरेंज करें इन सभी फाइल्स को उस डिस्क में कि जो है हम उसको एक्सेस करें इस तरह से जो कि बहुत ही आसानी से एक्सेस हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसको हम 3 एलोकेशन मेथड्स आर कंटिन्यूअस, लिंक्ड एंड इंडेक्स्ड, 3 मेथड्स हैं इसके। तो इस तीनों मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। तो चलिए पहला मेथड है हमारा कंटिन्यूअस एलोकेशन। द कंटिन्यूअस एलोकेशन, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, जो भी हमारा फाइल है वो सीरीज़ वाइज, उसका जो डेटा है सीरीज़ वाइज होगा अरेंज, ठीक है। उसको हम सर्च करेंगे या फिर कैसे भी हम उसको डेटा को एक्सेस करेंगे, वो सीरीज़ वाइज कंटिन्यूअस के तरीके से हम उसको एक्सेस करते हैं। जैसा कि मैं अभी बताता हूँ, ऑक्यूपाई ए सेट ऑफ कंटिन्यूअस ब्लॉक्स ऑन द डिस्क, डिस्क एड्रेसेस डिफाइन ए लीनियर ऑर्डरिंग ऑन द डिस्क। अब जो डिस्क के अंदर जो होगा, जो उसका ऑर्डर जो होगा लीनियर वाइज होगा। देखिए, द नंबर ऑफ डिस्क 6 इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेसिंग कंटिन्यूसली एलोकेटेड फाइल्स इज मिनिमल एज इज seek time when seek is finally needed। Contiguous allocation of a file is defined by the disk address and length of the first block if the file is in n block। अब देखिए क्वेश्चन एग्जांपल के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर एक फाइल जो है वो n ब्लॉक्स के अंदर n ब्लॉक्स लंबा है, मतलब उसमें कई सारे ब्लॉक्स हैं उस फाइल के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन सेव है। वो जो फाइल है ना, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है इतने सारे ब्लॉक्स के अंदर है, पड़े हुए हैं, ठीक है। ब्लॉक्स यानी वो मेमोरी एड्रेस होता है, ठीक है। उस ब्लॉक्स के अंदर जो है सारे फाइल के जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी पड़ी हुई है। और कितने सारे ब्लॉक्स हैं, वो n नंबर तक है, ठीक है। एंड स्टार्ट्स एट लोकेशन b, जो उसका जो शुरुआती जो पॉइंट है उसका n जो ब्लॉक्स है कहाँ से शुरू हो रहा है, b लोकेशन से हो रहा है। हार्ड डिस्क के अंदर जो लोकेशन b है वहाँ से उसका जो फाइल का जो
जो इन्फॉर्मेशन है वो शुरू हो रहा है, ठीक है। देन इट ऑक्यूपाइज ब्लॉक्स, तो उसने कौन कौन से ब्लॉक्स को ऑक्यूपाई कर लिया, B+1, B+2, B+N, फिर अगर वापस जाना है तो N-1 कर देंगे हम, ठीक है, यानी B-1 कर देंगे, ठीक है। द डायरेक्टरी एंट्री फॉर ईच फाइल इंडिकेट्स द एड्रेस ऑफ द स्टार्टिंग ब्लॉक एंड लेंथ ऑफ द एरिया एलोकेटेड और फॉर दिस फाइल एज शोन इन फिगर 7.13। अब जो हमारा डायरेक्टरी एंट्री होगा, जो उसके अंदर फाइल्स होंगे, उसको हम इंडिकेट कैसे करेंगे, एड्रेस के माध्यम से, स्टार्टिंग ब्लॉक एंड लेंथ ऑफ द एरिया। जैसे कि अगर हार्ड डिस्क के अंदर हमारा कोई मान लीजिए एक फ़ाइल है, वो आपके हार्ड डिस्क के अंदर कोई लोकेशन पर सेव है। अब उस लोकेशन के अंदर जो है आपका फ़ाइल का जो डेटा है वो पड़ा हुआ है, वो सीक्वेंस वाइज ब्लॉक साइज़ के अंदर वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप उस लोकेशन के अंदर डेटा को कैसे एक्सेस करोगे, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट जो भी ब्लॉक होगा उसका, जैसे कोई आपका लोकेशन है बी लोकेशन पर आपकी फ़ाइल है, फाइल के अंदर जो आपका डेटा होगा B+1, B+2, B+3, B+4, ये सारे ब्लॉक्स बने होंगे, उस ब्लॉक्स के अंदर ही सारे डेटा पड़े होंगे, ठीक है। वो आपका ब्लॉक्स जो है, जो डेटा है वो सीक्वेंस वाइज होगा। तो ऐसे होता है आपका डेटा जो है सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। तो उसको सीक्वेंस वाइज ही इसको एलोकेट करें, एक्सेस कर सकता है आप, एक्सेस कर सकते हो आप डेटा को, इन्फॉर्मेशन को, ओके। तो इसमें बस यही है कंटिन्यूअस एलोकेशन में, और कुछ नहीं है। जैसा कि इन्होंने देखिए हाईलाइट करके दिखाया है कि जैसे अगर 0 से शुरू होगा 1 और 1 तक जो है इसका डेटा है कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद जो है 6 से 7, 8, 9 तक है इसका डेटा, कोई फाइल है, ठीक है, कोई फाइल है जो इस मतलब कोई एड्रेस है, उसका लोकेशन है, वहाँ पर ये ब्लॉक है 14, 15, 16, इन तीनों ब्लॉक्स के अंदर ही उसका जो है डेटा उस फाइल का सेव है, ठीक है। ऐसे जो कंटिन्यूअस एलोकेशन में ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। One problem with contiguous allocation is finding space for new file. If the file is to be created in n blocks long, then the operating system must search for n free contiguous blocks, first fit, best fit and worst fit. अब कहने का मतलब है, अगर आपको जो है फाइल जो है आपको क्रिएट होगा, कोई नया फाइल आपको बनानी है और इन n ब्लॉक्स के अंदर उसको बनानी है, कोई मतलब उस फाइल की जो साइज़ है वो n ब्लॉक्स में है, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पर उतना स्पेस होना चाहिए, आपको कंटिन्यूसली उस स्पेस अवेलेबल होना चाहिए उस हार्ड डिस्क के अंदर। तो ऐसा जो है मुश्किल हो पाता है। तो कंटिन्यूस ब्लॉक्स, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट आर द मोस्ट कॉमनली स्ट्रेटजीज यूज्ड टू सेलेक्ट ए फ्री होल फ्रॉम द सेट ऑफ अवेलेबल होल्स। अब कहने का मतलब ये है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो भी हमारा पहले से जो हमारा फाइल था, उसके जो ब्लॉक्स थे, जो साइज़ होगा, कोई भी ब्लॉक्स मतलब मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितना n तक जो भी ब्लॉक्स होगा उसका फाइल का, उसके अंदर डेटा जो सेव होगा, वो फाइल का जो ब्लॉक होगा, वो सारे डेटा जो है मान लीजिए प्रोसेसिंग होने के बाद जो है वो वापस जो है निकल चुका है वहाँ से, मतलब खाली कर दिया उसने उस मेमोरी को। तो क्या होगा कि वहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, मतलब वहाँ पर अवेलेबल स्पेस बन जाएगा। लेकिन वहाँ पर कितना स्पेस है, मान लो उस फाइल की जो पहले जो साइज़ थी वो 5 ब्लॉक की थी, ठीक है, 5 ब्लॉक तक का ही उसका उसमें जो है डेटा आ सकता था। तो वो फाइल जो है अपना प्रोसेसिंग तो उसने कर लिया, उसके बाद वो चला गया, मतलब उसके बाद वो कहीं और मतलब सेकेंडरी स्टोरेज में चला गया। और ये हमारा मेन मेमोरी का जो बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसमें जो होल बन गया हमारा वो चला गया। तो उसमें कितने थे, 5 ब्लॉक्स थे उसमें। तो अब ये जो नया फाइल हमने क्रिएट किया है ये हमारा जो है 6 ब्लॉक या 7 ब्लॉक का है। तो ऐसे में क्या होगा कि उसके अंदर ये फिट नहीं होगा, इसलिए ये हमारा इसका मेन डिसएडवांटेज है हमारा इसका कंटिन्यूअस एलोकेशन का, ठीक है। ये हमारा कंटिन्यूअस एलोकेशन में ये ऐसा होता है। दिस एल्गोरिथम आल्सो सफ़र फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, और इसमें जो हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बन जाता है इसी वजह से, क्योंकि उसका जो साइज़ है वो कम पड़ जाती है अकॉर्डिंग जैसा हमारे पास अवेलेबल होल है, जो स्पेस है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी कहते हैं हम इसको। एज फाइल्स आर एलोकेटेड एंड डिलीटेड द फ्री डिस्क स्पेस इज ब्रोकन इनटू लिटिल piece of chunks. It becomes a problem when the largest contiguous chunk is insufficient for the request, depending on the total amount of disk storage
एंड द एवरेज फाइल साइज, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें होती रहती है। जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ ये सारी चीज़ बता रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको लिंक्ड एलोकेशन में क्या है। इसमें क्या है कि लिंक्ड एलोकेशन सॉल्व्स ऑल प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूस एलोकेशन। जो भी कंटिन्यूस एलोकेशन में जो भी प्रॉब्लम थी उसको लिंक्ड एलोकेशन उसको सॉल्व कर देती है। वो कैसे? इन लिंक्ड एलोकेशन ईच फाइल इज ए लिंक्ड लिस्ट ऑफ डिस्क ब्लॉक्स। द डिस्क blocks may be scattered anywhere on the disk. The directory contains a pointer to the first and last blocks of the file as shown in figure 7.14. For example, a file of 5 blocks might start at block 9, continue at block 16, then block 1, block 10 and finally block 21. अब जैसा कि डायग्राम में बताया है कि इसका जो जितने भी ब्लॉक्स हैं सब एक दूसरे से लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिंक्ड एलोकेशन में क्या है कि इसका जो मेन देखिए, टू क्रिएट ए न्यू फाइल वी सिंपली क्रिएट ए न्यू एंट्री इन द डायरेक्टरी विद लिंक्ड एलोकेशन। ईच डायरेक्टरी एंट्री हैज़ ए पॉइंटर टू द फर्स्ट डिस्क ब्लॉक ऑफ द फाइल। दिस पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड टू नील टू सिग्निफाई an empty file. To read a file we simply read blocks by following the pointers from block to block. अब लिंक लिस्ट में क्या होता है कि इसमें हर एक ब्लॉक का अपना एक पॉइंटर होता है, ठीक है। तो पॉइंटर के लिए भी उसको स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लिंक्ड लिस्ट में मेन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है पॉइंटर को भी रखने के लिए, ठीक है। अब हर एक ब्लॉक के पास अपना एक पॉइंटर होता है जो दूसरे ब्लॉक को लिंक कर रहा होता है, ठीक है। ऐसे ही जो लिंक लिस्ट में जैसा होता है वैसे ही इसमें भी होता है। अगर आपको लिंक लिस्ट आपको समझ में इसमें अगर आपने लिंक लिस्ट किया है सही से तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर आपने नहीं किया लिंक लिस्ट तो आप जो है डाटा स्ट्रक्चर का फर्स्ट पार्ट जो है लिंक लिस्ट चैप्टर का जो डाटा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट सेम का जो हमारा पार्ट है उसमें लिंक लिस्ट का जो चैप्टर है उसको जाके पहले देखिए, उस वीडियो को समझिए अच्छे से कैसे बताया हूँ, उसके बाद ही आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो एक दूसरे से लिंक पड़ा हुआ है लिंक लिस्ट में जैसा होता है, तो ये सारे ब्लॉक्स जो हैं लिंक है, बट इसमें सबके हर ब्लॉक के पास अपना पॉइंटर होता है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है कि अगर कोई एक ब्लॉक का पॉइंटर अगर गायब मतलब मान लीजिए किसी वजह से लॉस्ट हो जाता है तो ऐसे में क्या है कि उसको एक्सेस करना मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है ये, ठीक है। इसमें यही एक मेन डिसएडवांटेज है, आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हो, ओके। अब चलते हैं हम आगे। देखिए देयर इज़ नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, लेकिन इसमें जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं पाई जाता है, क्योंकि अगर कोई फ्रेगमेंटेशन अगर मान लीजिए कोई लिंक लिस्ट में से अगर हमने कुछ डिलीट कर दिया तो हमारा जो है वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा कोई दूसरे लिंक से, ठीक है। तो ऐसे में जो हमारा स्पेस जो है वो बच जाएगा लास्ट में। तो ऐसे में जो है हमारा जो स्पेस जो है वो एक साथ बनता जाता है, कहीं बीच बीच में इसमें स्पेस नहीं बचेगा क्योंकि ये लिंक लिस्ट है। इसलिए अगर लिंक लिस्ट में जिस तरह से आप डिलीट करते हो तो उसका डिलीट करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिट हो जाता है, बाकी जो लिंक जो भी डाटा है वो खिसक जाते हैं और जो जगह हो हमारा लास्ट में खाली बच जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारा लिंक लिस्ट काम करती है। तो इसीलिए हमारा जो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसमें नहीं होता है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है आपको पता है कि बीच बीच में कहीं डेटा के बीच बीच में जो अगर जगह खाली बच जाए, कोई अगर छोड़ के चला जाए या फिर डिलीट हो जाए कोई डेटा या फिर कोई अपना प्रोसेसिंग ख़त्म करके चला जाए तो उसके जो स्पेस बच जाता है उसको हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये हो गया free specialist can be used to satisfy a request. The major problem in this method is that it can be used effectively for only sequential access file. Another disadvantage to linked allocation to space required for the pointers. Yet another problem is reliable since all the files are linked together by pointers scattered all over the disk. Consider what would happen if a pointer were lost. जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या होगा अगर एक पॉइंटर आपका लॉस हो जाए तो उस हिसाब से आप जो है कोई भी डाटा को एक्सेस नहीं कर पाओगे जो दूसरा डाटा हमें चाहिए था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका जो एडवांटेज है। देखिए लिस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क फ्रेगमेंटेशन, इसमें डिस्क फ्रेगमेंटेशन होने के तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ये हमारा जो है लिंक लिस्ट का मेन एडवांटेज है। एलोकेट स्पेस टू द न्यू फाइल इज़ ईजी,
कोई नया फाइल आपको क्रिएट करना है उसमें लिंक लिस्ट में, तो आप आराम से उसका जो फर्स्ट पॉइंटर है वहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब जो है डिसएडवांटेज क्या है कि ऑल्दो रीडिंग ए फाइल जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इसका डिसएडवांटेज क्या है वो आप अपने भाषा में लिख सकते हो। एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है पॉइंटर के लिए, और रीडिंग ए फाइल सिक्वेंसली इज ईजी बट रैंडम एक्सेस बिकम्स एक्सट्रीमली स्लो। और जो है एक एक करके जो फाइल को इसमें रीड किया जाएगा, क्योंकि ये भी एक लिंक लिस्ट है। अब हम चलते हैं इंडेक्स्ड एलोकेशन और आई नोड एलोकेशन। इसमें क्या होता है कि एक ही पॉइंटर होता है, वही सबके एड्रेस को होल्ड कर रखा होता है, जिसे हम इंडेक्स्ड कहते हैं। हर जैसे कि लिंक्ड, जैसे समझिए, इसको पढ़ते हैं सही से। लिंक्ड एलोकेशन सॉल्व्स द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन एंड साइज डिक्लेरेशन प्रॉब्लम ऑफ कंटिग्यूस एलोकेशन। कोई हमारा कंटिग्यूस एलोकेशन जो था पहले, उसमें क्या था, उसमें साइज डिक्लेरेशन प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व कर देता है ये लिंक्ड एलोकेशन, ठीक है। और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को भी सॉल्व कर देता था। बट इंडेक्स्ड एलोकेशन में क्या है कि हाउएवर इन द एब्सेंस ऑफ ए फैट लिंक्ड एलोकेशन कैन नॉट सपोर्ट एफिशिएंट डायरेक्ट एक्सेस। लिंक्ड जो एलोकेशन है वो डायरेक्ट एक्सेस को सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि वो एक के बाद एक चीज़ें जो है, जैसे अगर आप चाहो कि आप चाहते हो कि कोई बीच में से कोई डेटा को हम एक्सेस कर ले, तो ऐसे जो है लिंक लिस्ट में आप नहीं कर सकते थे। आप उसको पहले सर्च करोगे एक के बाद एक के बाद। इसमें भी जो है आपका लिंक होते जो हैं एक दूसरे से फाइल, ठीक है। लेकिन उसमें जो पॉइंटर जो है एक दूसरे से लिंक है, उससे आपको सर्च करना थोड़ा आसान पड़ जाता है, आसानी से आपको मिल जाता है। बट इसमें क्या है, लिंक लिस्ट में डायरेक्टली आप एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब आपने बोल दिया कि ये डेटा मिल जाए, तो आपको वो डेटा तुरंत मिल जाएगा, किस में, इंडेक्स्ड एलोकेशन में। बट लिंक लिस्ट में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बट कंटिग्यूस एलोकेशन के मुकाबले में जो लिंक लिस्ट कम टाइम लेगा आपको एक्सेस करके देने में, ठीक है। लिंक लिस्ट मीडियम लेवल का है, और इंडेक्स्ड एलोकेशन के माध्यम से हम जो है उस डेटा को आसानी से हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उसका एड्रेस होल्ड होता है। देखिए कैसे। Support sufficient direct access. Indexed allocation solve this problem by bringing all the pointers together into one location. कहने का मतलब है सारे पॉइंटर जो भी होंगे, सबका पॉइंटर किसी एक लोकेशन पे आकर कोई एक लोकेशन पर जो है स्टोर हो जाएगा, जो वहाँ से हम जो है सबके जो भी डेटा होगा जिस हम आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स्ड एलोकेशन सॉल्व्स दिस प्रॉब्लम बाय, मतलब कहने का मतलब ये है, जो लिंक लिस्ट में जो प्रॉब्लम था वो हम इंडेक्स्ड एलोकेशन के माध्यम से उसको सॉल्व कर चुके हैं। द इंडेक्स ब्लॉक, ईच फाइल हैज़ इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक विच इज़ एन एरे ऑफ डिस्क। हर एक फाइल का अपना एक इंडेक्स ब्लॉक होता है, जिसके अंदर पूरे फाइल का जो भी डेटा है उसका एड्रेस होल्ड करके रखती है वो एक पॉइंटर के अंदर, ठीक है। डिस्क ब्लॉक एड्रेस, ठीक है। ईच फाइल हैज़ इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक which is an array of disk block address. The directory contains the address of the index block as shown in figure 7.16. और जो डायरेक्टरी होता है, क्योंकि ये जो सारी के सारी फाइल जो होंगी हमारी वो एक डायरेक्टरी के अंदर होगा ना, हार्ड डिस्क के अंदर जो डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर हमारी फाइल है, ठीक है। ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इंडेक्स एलोकेशन सपोर्ट्स डायरेक्ट एक्सेस। इंडेक्स एलोकेशन क्या करता है कि डायरेक्ट एक्सेस सपोर्ट करती है, मतलब आप डायरेक्टली उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो विदाउट सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। और इसमें जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होता है, बिकॉज एनी फ्री ब्लॉक ऑन द डिस्क में सेटिस्फाई रिक्वेस्ट फॉर मोर स्पेस। इंडेक्स एलोकेशन डज नॉट सफ़र फ्रॉम वेस्टेज स्पेस। इसमें जो है वेस्टेज स्पेस नहीं, इसमें सफ़र नहीं होता है। इंडेक्स एलोकेशन में वेस्ट नहीं जाता हमारा स्पेस जो भी, ठीक है। The pointer overhead of the index block is generally greater than the pointer overhead of linked allocation. जो भी हमारा linked allocation का जो pointer था वो ज़्यादा होता था, तो जो allocation टेक्निक है हमारा वो बड़ा है किसका, इंडेक्स्ड एलोकेशन का, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंटर है और एक पॉइंटर के माध्यम से तुरंत जो है सबको उसका एड्रेस होल्ड कर रखा है, जितने भी डेटा है उस फाइल का, ठीक है। देखिए, वी लॉस द स्पेस ऑफ ओनली वन पॉइंटर पर ब्लॉक विद इंडेक्स्ड एलोकेशन। An entire index block must be allocated even if one or two pointers will be non-nil. तो अब देखिए डायग्राम समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए ये जो हमारा एक पॉइंटर है 15, ये हमारा इंडेक्स ब्लॉक है 15 नाम का, ठीक है। इस ब्लॉक के अंदर हमारे जो भी
जो भी ब्लॉक्स होंगे, जो भी हमारा एड्रेस होगा, उसका डेटा जो भी होगा फाइल का, वो देखिए इन्होंने एक पॉइंटर में ही बता दिया, बस इसका एड्रेस होल्ड कर रखा है। और ये पॉइंटर के माध्यम से हमें ये इंडेक्स ब्लॉक पता चल गया है 15, ठीक है। तो इस पॉइंटर ने बता दिया 1, 9 और 16 और 21 ब्लॉक के अंदर हमारा वो एड्रेस है, जो भी एड्रेस हमें चाहिए, ठीक है। ये हम इसने पॉइंटर के माध्यम से बता दिया है। ऐसे ये डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना ही है जब आपको पूछा जाए ये क्वेश्चन, ठीक है, इंडेक्स्ड एलोकेशन में। ओके, अब हम चलते हैं आगे। इसका देखिए एडवांटेज, रैंडम एक्सेस इज़ ईजियर, मतलब आप कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो, ये हमारा रैंडम एक्सेस का मतलब होता है, ठीक है। नो स्पेस इज़ कंज्यूम्ड बाय पॉइंटर्स, पॉइंटर के द्वारा कोई भी स्पेस नहीं लिया जाता, बस एक ही पॉइंटर हमारा होता है। नो फ्रेगमेंटेशन, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी नहीं होता है, ठीक है। ये एडवांटेज है इसकी। और डिसएडवांटेज क्या है, एंटायर इंडेक्स विल हैव टू बी केप्ट इन मेन मेमोरी, मेन मेमोरी के अंदर जो है सारी इंडेक्स होती है हमारी फॉर ऑल द टाइम टू मेक इट वर्क, ताकि ये जो है पूरे टाइम जो है काम करते रहे, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर ये सारा इंडेक्स हमारा पाया जाता है। इसका जो हमारा मेन डिसएडवांटेज ये है, स्पेस इज़ कंज्यूम टू स्टोर इंडेक्स ब्लॉक। अब जो है इंडेक्स ब्लॉक जो भी होंगे उसको रखने के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इसमें डिसएडवांटेज है, ठीक है। लुकिंग अप फॉर एन एंट्री इन लार्ज इंडेक्स इज़ टाइम कंज्यूमिंग, और अगर लार्ज इंडेक्स का कोई एंट्री है तो उसका जो इंडेक्स बनेगा लार्ज बनेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, जो उसको बनने में टाइम लगेगा, इंडेक्स बनने में, ठीक है। ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अब इसमें देखिए क्या है कि, तो देखिए इसमें क्या कैसे काम कर रही है कि हमारा जो फ्री स्पेस बच जा रहा है ना, जैसे कि हम कोई अगर डेटा हम डिलीट करते हैं तो हमारा जो फ्री स्पेस बच जा रहा है बीच बीच में कहीं कहीं, तो उस फ्री स्पेस को दोबारा यूज़ करना हमारा जो टेक्निक है वो क्या है, देखिए बिट वेक्टर, लिंक्ड लिस्ट, ग्रुपिंग और काउंटिंग, ये टेक्निक होती है हमारी उनको जो फ्री स्पेस है कहाँ कहाँ है उनको पता लगाने का, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए फ्री स्पेस मैनेजमेंट क्या होता है, पहले देखिए, सिंस देयर इज़ ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस इट इज़ नेसेसरी टू रीयूज द स्पेस फ्रॉम डिलीटेड फाइल्स फॉर न्यू फाइल्स। टू कीप ट्रैक ऑफ फ्री डिस्क स्पेस द सिस्टम मेंटेन्स ए फ्री स्पेस लिस्ट। कहने का मतलब है अगर हार्ड डिस्क के अंदर जो है हमारे पास हार्ड डिस्क का जो साइज है लिमिटेड अमाउंट का होता है हमारे पास, उस डिस्क के अंदर हमें जो है सारे के सारे प्रोग्राम्स रन करने होते हैं, तो हमारे पास जो फाइल है वो अगर डिलीट करने के बाद जो हमारा स्पेस बच जाता है उसको दोबारा यूज़ में लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डिस्क की स्पेस कम है, ठीक है। तो हम उस स्पेस को कैसे फाइंड करेंगे, देखिए द फ्री स्पेस लिस्ट रिकॉर्ड्स ऑल डिस्क ब्लॉक्स दैट आर फ्री। अब जो फ्री स्पेस का मतलब हुआ कि उस ब्लॉक को सर्च करना है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब वो एम्प्टी पड़ा है, उसको हम कहेंगे फ्री स्पेस ब्लॉक, ठीक है। टू क्रिएट ए फाइल द फ्री स्पेस लिस्ट हैज़ टू बी सर्च फॉर द रिक्वायर्ड अमाउंट। अगर हमें कोई नया फाइल क्रिएट करना होता है तो हमें पहले फ्री ब्लॉक जो है ढूंढना पड़ता है, अगर कहीं हमें फ्री स्पेस मिल जाए जिसमें हम ये फाइल जो है क्रिएट कर लें, ठीक है। तो देखिए व्हेन ए फाइल इज डिलीटेड इट्स disk space is added to the free space list. 4 techniques are used for free space management. These are 4 टेक्निक होते हैं फ्री स्पेस को मैनेज करने के, उसको सर्च करने के। देखिए बिट वेक्टर, नाम से पता चल रहा है बिट वाइज जो भी हमारा डेटा है ना वो इंफॉर्मेशन वो बिट वाइज में होता है स्टोर। जैसे कि देखिए बिट वेक्टर फॉर नोइंग द लिस्ट ऑफ फ्री ब्लॉक्स इंफॉर्मेशन ऑन द डिस्क के अंदर जो है ब्लॉक्स जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ना हो, इंफॉर्मेशन फ्री हो, मतलब इंफॉर्मेशन हो ही ना, वो ब्लॉक जो एम्प्टी पड़ा हो उसको पता करने के लिए द टेक्निक यूज इज कॉल्ड बिट वेक्टर। उस टेक्निक को हम बिट वेक्टर कहते हैं। देखिए कैसे, द फ्री स्पेस लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड एज ए बिट मैप और बिट वेक्टर। इसको हम बिट मैप भी कह सकते हैं या बिट वेक्टर भी कह सकते हैं। ईच ब्लॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 बिट। सो टू ट्रैक ऑल द फ्री एंड यूज्ड ब्लॉक्स ऑन ए डिस्क विद टोटल n ब्लॉक्स ए बिट मैप हैविंग n बिट्स इज़ रिक्वायर्ड। अब उतने सारे ब्लॉक्स के अंदर कौन सा ब्लॉक जो है खाली पड़ा है ये हम कैसे पता करेंगे, ये देखिए इस बिट वेक्टर के माध्यम से इसका जो अपना कंडीशन है वो बताते हैं कि ए बिट मैप हैविंग n बिट्स इज़ रिक्वायर्ड इफ़ द ब्लॉक इज़ फ्री द बिट इज़ 1। अगर ब्लॉक वहाँ पर खाली है तो वो हमें बिट जो है 1 शो करेगा। इफ़ द ब्लॉक इज़ एलोकेटेड द बिट इज़ 0। और अगर वहाँ पर
पहले से जो इन्फॉर्मेशन है उस ब्लॉक के अंदर, तो वो बिट में हमारा 0 शो करेगा। ठीक है, ये कंडीशन इसकी। एग्जांपल में देखिए, कंसीडर ए डिस्क वेयर ब्लॉक्स, मान लो 1, 6, 7 और 15 नाम का कोई ब्लॉक है, इसके अंदर जो है, और 15 आर फ्री, इसके अंदर जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, मतलब एम्प्टी है ये सारे ब्लॉक। एंड द रेस्ट, और बचे हुए जो भी जितने ब्लॉक्स हैं उसमें सारे इन्फॉर्मेशन अभी है। तो देखिए हमारे पास ये दे दिया गया है, गिवन है 0 से लेकर 15 तक ब्लॉक्स हैं हमारे। तो इसमें बिट वेक्टर का क्या काम रहेगा, जहाँ जो जैसे कि फर्स्ट पे हमारा क्या था, खाली था, तो फर्स्ट वाले पे देखिए 1 आ गया, और 6th वाले पे भी 1 आ गया, 7th पे भी 1, और 14, 15 पे भी 1 1 आ गया। तो मतलब वो जो जहाँ पर 1 1 है समझ लो वो हमारा खाली है, और जहाँ पे 0 है वो हमारा फुल है वो ब्लॉक। ठीक है, इस तरह से ये बिट वेक्टर काम करता है। द बिट मैप इज यूजुअली केप्ट इन द मेन मेमोरी टू ऑप्टिमाइज द सर्च। और ये सारा काम जो है मेन मेमोरी में करता है ताकि ये सारा जो है उसको मिल सके। बट इसका जो मेन डिसएडवांटेज क्या है कि ये जो जितने भी 0 1 1 जो भी लिखा है बिट, ये सारा जो है मेमोरी फुल कर देती है मेन मेमोरी को, इसमें साइज़ इसका जो है ज़्यादा लेना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका डिसएडवांटेज आ जाता है बिट वेक्टर का। देखिए एडवांटेज क्या है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान है, फाइंड करना भी इजी है ब्लॉक को, इजी टू गेट कंटिन्यूस फाइल्स। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है, दिस मेथड इज इनएफिशिएंट इफ द एंटायर वेक्टर इज नॉट केप्ट इन मेन मेमोरी। अगर उस सारा का सारा वेक्टर जो है हमारा मेन मेमोरी के अंदर आएगा ही नहीं, तो हमारे पास सारा का सारा स्पेस हमें नहीं पता चल पाएगा ना। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये जो 1 1 1 ये कितने बार 1 है, यहाँ पर 5 बार है। अगर हमारे पास जो साइज़ है मेन मेमोरी का 4 ब्लॉक का ही है, तो हमारे पास 4 ही सिर्फ ब्लॉक हमें बताएगा उस हिसाब से, क्योंकि वो फुल हो चुका है मेमोरी। उसके अंदर एक और बिट जो शो करना था वो शो करेगा ही नहीं, जो कि 1 है, जो कि मतलब एक और ब्लॉक जो है बताएगा कि वो स्पेस खाली पड़ा है। तो मेन मेमोरी के अंदर जो साइज़ है वो कम है, इसके वजह से भी ये हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है इसके अंदर बिट वेक्टर का। ठीक है, अब लिंक लिस्ट में देखिए, लिंक लिस्ट अप्रोच लिंक्स ऑल फ्री डिस्क ब्लॉक्स टुगेदर, इट कीप्स एंड पॉइंटर्स टू द फर्स्ट फ्री ब्लॉक, दिस ब्लॉक कंटेन्स ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट फ्री डिस्क ब्लॉक। कहने का मतलब है, अगर कोई मतलब मान लीजिए हमारे पास हार्ड डिस्क है, उसके अंदर हमारा एक फ़ाइल है, उस फाइल के अंदर हमारे पास कई सारे ब्लॉक्स हैं, उस ब्लॉक्स के अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उस फाइल में जो है हमारे पास जो जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें से जो फ्री स्पेस होंगे ना, उसको लिंक करेगा पॉइंटर। ये हमारा लिंक्ड लिस्ट का जो पॉइंटर है उसी को पॉइंट करेगा जो स्पेस फ्री होगा, और उस फ्री स्पेस से जो दूसरा स्पेस जो फ्री होगा उसके साथ लिंक करने लग जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, जैसे कि डायग्राम में यहाँ बताया गया है। जैसे दूसरा यहाँ पर खाली था ब्लॉक, तो दूसरे को पॉइंट कर रहा है पॉइंटर, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 17, 18, फिर 25, 26, 27। ठीक है, ऐसे लिंक कर रहा है। अब इसमें जो है एडवांटेज देखिए, दिस मेथड हैज़ नेग्लिजिबल स्पेस ओवरहेड, बिकॉज इसमें जो है हमें स्पेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसका मेन एडवांटेज ये है। और डिसएडवांटेज इसका देखिए क्या है, इट इज़ नॉट एफिशिएंट फॉर फास्टर एक्सेस। इसको अगर आपको स्पेस जल्दी चाहिए तो आप जो है जल्दी से स्पेस नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो है टाइम लगेगा, एक एक करके स्पेस पता करेगा, लिंक करेगा, आगे देखेगा, चेक करेगा है कि नहीं स्पेस। ठीक है, तो इसमें जो है इसको टाइम लगेगा लिंक करने में। ठीक है, तो आप ग्रुपिंग के माध्यम से देखिए, ए मॉडिफिकेशन ऑफ द फ्री लिस्ट अप्रोच इज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ एन फ्री ब्लॉक्स इन द फर्स्ट फ्री ब्लॉक। कहने का मतलब है कि पूरा जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर जो फाइल है, फाइल के अंदर जो जितने भी ब्लॉक्स हैं उसमें से जो पहला ब्लॉक होगा हमारा फ्री, उस ब्लॉक के अंदर ही जो है सारे के सारे जो ब्लॉक होंगे, जो भी सर्च करके जो भी फ्री ब्लॉक होंगे उसको उसके अंदर उस एक फ्री स्पेस का नाम का कोई फोल्डर होगा उसके अंदर सेव कर लेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही कोई दूसरा फाइल होगा उसके अंदर भी ऐसे ही कोई ग्रुपिंग के माध्यम से क्या है कि सारे के सारे मतलब एक फाइल के अंदर 2-3 जगह पर ग्रुपिंग के माध्यम से जो है, जैसे एक फाइल में हमारे पास 3-4 जो है एड्रेस जो जिसका वो एड्रेस होल्ड करेगी, किसका, जो ब्लॉक जो है एम्प्टी पड़ा है उस ब्लॉक का एड्रेस होल्ड कर लेगी एक पॉइंटर, जिसके अंदर 2-3 जो है ब्लॉक खाली पड़े होंगे। फिर कोई दूसरा पॉइंटर होगा उसी फाइल के अंदर
देखेगा, दूसरा पॉइंटर भी देखेगा उसमें कि और भी ब्लॉक्स जो हैं एम्प्टी होंगे, उसका जो एड्रेस होल्ड करके रखेगी। अब इन दोनों पॉइंटर को ग्रुप करने के माध्यम से वो टोटल जो हमारे पास स्पेस जो आ जाएगा उसी को हम कहेंगे ग्रुपिंग। ठीक है, अब देखिए इसका एडवांटेज। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन इज दैट एड्रेस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री ब्लॉक्स कैन बी फाउंड क्विकली। जो लार्ज नंबर के जो भी फ्री ब्लॉक्स होंगे, मतलब ज़्यादा जितने भी, कहने का मतलब है अगर चाहे वो कितना भी ब्लॉक्स हो जो फ्री हो, उसको आसानी से जो है क्विकली उसको फाइंड कर लेना ग्रुपिंग टेक्निक के माध्यम से। ठीक है, काउंटिंग एक अनदर अप्रोच है। अनदर अप्रोच टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट जनरली सेवरल कंटिग्यूस ब्लॉक्स में बी एलोकेटेड। और इसको छोड़िए काउंटिंग को। अब देखिए डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिग्यूस एंड लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड। अब कंटिग्यूस और लिंक्ड फाइल एलोकेशन मेथड क्या होता है, देखिए इसके बीच में डिफरेंस क्या है कंटिग्यूस और लिंक्ड में। जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि कंटिग्यूस फाइल आप पता होगा, प्री एलोकेशन इज़ नेसेसरी इन कंटिग्यूस फाइल एलोकेशन का मतलब हुआ कि इसमें पहले ही आपको एलोकेट करना पड़ता है कि जो फाइल्स हैं ज़रूरी हैं उसको। ठीक है, और लिंक्ड फाइल एलोकेशन, प्री एलोकेशन इज़ नॉट नेसेसरी बट पॉसिबल इन लिंक्ड फाइल एलोकेशन। इसमें आपको पहले से कोई जो एड्रेस है उसको एलोकेट करना ज़रूरी नहीं होता लिंक्ड फाइल एलोकेशन में। दिस मेथड अलाउस पोर्शंस ऑफ वेरिएबल साइज। इसमें जो है वेरिएबल साइज का होता है इसके अंदर। दिस मेथड वाज यूजेस फिक्स्ड ब्लॉक्स है ये। दिस मेथड यूजेस फिक्स्ड ब्लॉक। ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं कि इस मेथड में जो है ब्लॉक्स जो हैं फिक्स होंगे और इट रिक्वायर्स लेसर टाइम टू एलोकेट। इसमें जो है कम टाइम जो है इसको एलोकेट कर लेगा। इट रिक्वायर्स मोर टाइम टू एलोकेट। इट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन ऑकर्स ड्यूरिंग द दिस एलोकेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन डज नॉट ऑकर। ठीक है, ये सारी डिफरेंस आपको पता लिखनी है एग्जाम में, अगर डिफरेंस पूछने आ जाता है तो। ठीक है, इन दिस मेथड फाइल कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। इन दिस मेथड फाइल्स आर एक्सेस्ड सिक्वेंसली। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, कंटिन्यूस फाइल और लिंक्ड फाइल में क्या अंतर है। ठीक है, तो आगे हम ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया। ओके, सो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का लास्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। ओके, और आपको अगर और भी इसका जो वीडियोस है हमारा जो है डिवाइस मैनेजमेंट का वो चाहिए तो आपको वेबसाइट में विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से वीडियो देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।